अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की इस पॉडकास्ट में हमारे साथ जो मेहमान हैं वो फाउंडर हैं डिजिटल इंस्टीट्यूट ऑफ पाकिस्तान, यानी कि हमारे ही इस इदारे के, प्लस वो COO यानी चीफ़ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं ऑटो फोकस स्टूडियो के। सर, वेलकम टू दी डिजिटल इंस्टीट्यूट ऑफ पाकिस्तान, यानी आप ही के इदारे में आपको हम खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू सो मच। अच्छा सर, आपके अंदर जो एक अच्छी स्किल सेट मुझे नज़र आती है ना, वो है कम्युनिकेशन की। ये जो अच्छी कम्युनिकेशन है, ये ग्रेट कम्युनिकेशन है, ये एक्वायर करने में या एक्वायर कैसे किया आपने? क्योंकि हमारे स्टूडेंट्स का, बहुत सारे स्टूडेंट्स का और फ्रीलांसर्स का ये बहुत बड़ा मसला है, और विदाउट कम्युनिकेशन हम प्रोजेक्ट विन नहीं कर सकते हैं। तो इस कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करने के लिए हमारी ऑडियंस को आप क्या टिप्स देंगे? वेल, पहले तो आपके कॉम्प्लीमेंट का थैंक यू सो मच। बहुत सारे लोग दे विल बैक टू डिफर विद योर ओपिनियन, बट द थिंग इज़ के अगर मैं टीचिंग पर्सपेक्टिव में आपकी बात को लेके चलूँ तो आई बिलीव कि कम्युनिकेशन एक टीचर के एंड पे बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है, एक स्टूडेंट के लर्निंग एक्सपीरियंस के अंदर। तो अगर क्लाइंट्स की बात करें तो वहाँ पे भी ठीक है, कुछ प्रोजेक्ट्स में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, बट द थिंग इज़ के उस प्रोजेक्ट को कैप्चर करना और फिर उसको आगे लेके चलना, उसमें सिर्फ आप ही की कम्युनिकेशन नहीं होती, आपकी कम्युनिकेशन बेसिकली टेलर्ड हो रही होती है डिफरेंट एक्सपीरियंसेस की बेस पे, ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल, एक क्लाइंट अच्छा है तो ऑटोमेटिकली एक अच्छी कम्युनिकेशन वहाँ पे फ्लोरिश करेगी। बिल्कुल। एक क्लाइंट ऐसा है जो नेइव किस्म का क्लाइंट है, या फिर वो क्लाइंट, मैं उसकी क्वालिटीज़ तो नहीं गिनवाना चाह रहा, तो वहाँ पे कम्युनिकेशन उस चीज़ का इफेक्ट होती है। तो जहाँ पे पॉजिटिव एनर्जी फ्लो करेगी वहाँ पे पॉजिटिव कम्युनिकेशन होगी, जहाँ पे नेगेटिव एनर्जी फ्लो करेगी वहाँ नेगेटिव कम्युनिकेशन होगी। लेकिन अगर क्लाइंट्स के पर्सपेक्टिव से मैं इसका आंसर करूँ तो आई बिलीव के कम्युनिकेशन आपकी इफ़ेक्टिव तब होती है जब आप क्लाइंट के उन पेन पॉइंट्स को एड्रेस करते हैं, क्लाइंट की उस डायरेक्ट नीड को जब आप एड्रेस करते हैं, उसकी डायरेक्ट जो उसकी डिमांड है, जो प्रॉब्लम है, उसको पैराफ्रेज करें आप इन टर्म्स ऑफ योर सोल्यूशन दैट यू आर गोइंग टू प्रोवाइड हिम और हर। तो आई बिलीव कि देन आप कह सकते हो कि आपकी कम्युनिकेशन एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो सकती है। कम्युनिकेशन उर्दू में भी होती है, इंग्लिश में भी होती है, डिफरेंट लैंग्वेज में होती है। चूँकि हमारी इस पॉडकास्ट की जो ज़्यादातर मेजर ऑडियंस है ना, वो फ्रीलांसर्स हैं, ठीक है। दैट मीन के वो सारे इंग्लिश कम्युनिकेशन करने वाले हैं, ठीक है। तो इंग्लिश में कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? अच्छा, इसमें ना एक जो फ्रीलांसर्स होते हैं, ये जो न्यूबीज एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, जो स्टार्टअप लॉन्च कर रहे होते हैं, उनका सबसे पहला कंसर्न ये होता है कि ये जो ऑनलाइन इकोसिस्टम है, इसमें इंग्लिश आपकी लैंग्वेज बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो बिल्कुल ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, तब जाके आपको एक अच्छा आप लर्न कर सकते हो, अच्छा नेटवर्किंग आप कर सकते हो, तो ये सब कुछ ज़रूरी है। लेकिन मैं समझता हूँ कि इसमें कोई ऐसी भी बात नहीं है कि आपकी इंग्लिश अगर बुरी है तो आप इसके अंदर नहीं चल सकते। आप भी फ्रीलांसर हैं, आपने भी ऐसे कई लोगों को सक्सेसफुल देखा है इन फ्रीलांसिंग बिजनेस जिनकी इंग्लिश अच्छी नहीं है। ऐसे ही आपको कई ऐसे क्लाइंट भी मिलते हैं, एक पुर्तगाल से क्लाइंट है, उसको उसकी इंग्लिश तो आपसे भी गई घुसरी है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, तो समटाइम्स आप गूगल ट्रांसलेटर यूज़ करके कम्युनिकेट कर रहे थे उसके साथ। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दीज काइंड ऑफ थिंग्स, जिससे हम अपने आप को दिलासा दे रहे हैं कि भाई इंग्लिश बुरी हो तो खैर है, लेकिन हमें इससे एस्केप नहीं करना चाहिए, हमें अपनी इंग्लिश को कंटिन्यूसली इम्प्रूव करना चाहिए। हाउ वी कैन इम्प्रूव? अब उसी पे मैं आ रहा हूँ। उसका तरीका यह है कि बहुत सारे लोग आपको कहेंगे कि अखबार पढ़ना शुरू कर दो, नेटफ्लिक्स देखना शुरू कर दो, डॉक्यूमेंट्रीज देखना शुरू कर दो, और टाइम वेस्ट हो। होता ही है कि बंदा कहता है यार मैंने तो नेटफ्लिक्स शुरू किया था इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए, तो ये तो मैं पूरा का पूरा गेम ऑफ थ्रोन ही देख के बैठ गया हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, और इंग्लिश मेरी इंप्रूव फिर भी इंग्लिश मेरी इंप्रूव बिल्कुल नहीं हुई। अब होता क्या, इसके हवाले से मेरे माइंड में कुछ एक प्रोसीजर है, एक स्टेप है जो कि मैं समझता हूँ कि दैट इज़ काइंड ऑफ एन इफेक्टिव स्ट्रैटेजी, जो मैंने भी इम्प्लॉय की थी अपनी इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए व्हेन आई वाज इन मैट्रिकुलेशन। तो मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं है, मेरी प्रोनाउंसिएशन बहुत अच्छी नहीं है, ठीक है, मेरी वोकैबुलरी बहुत ज़्यादा वाइड नहीं है, बट द थिंग इज़ कि मैं उतनी कम्युनिकेशन कर सकता हूँ कि एक बंदे को मैं कम्युनिकेट कर सकूँ व्हाट आई वांट टू से, ठीक है, तो अगले बंदे की बात को अंडरस्टैंड भी कर सकूँ। इतनी इंग्लिश आपके लिए काफ़ी है। उसके लिए सबसे द वेरी फंडामेंटल थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज़ कि एक इंग्लिश लैंग्वेज का ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है। एक सेंटेंस है, उस सेंटेंस के पार्ट्स क्या होते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच जिसको हम कहते हैं, सब्जेक्ट वर्ब, ये सारी चीज़ें जो भी होती हैं, इनको अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। इसकी मैं छोटी सी मिसाल आपको देता हूँ कि जब आपने बाइक चलाना सीखी होगी, या आप में से आपने जब कार चलाना सीखा होगा, तो क्या होता था, जब हम स्टार्ट करते थे तो हमारे माइंड में होता था कि अच्छा पहले मैंने क्लच प्रेस करना है,
हाँ जी। ठीक है, फिर मैंने रेस प्रेस करनी है और क्लच का जो आहिस्ता 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 छोड़ना। आहिस्ता मैंने उसको बिल्कुल एक इक्विलिब्रियम स्टेट पे, जी, जी, जी। यूनिफॉर्म स्टेट में एक को रिलीज करना और एक को ग्रिप करनी है जी, मसील। बिल्कुल। तो आप सोच रहे होते थे, फिर आप इस चीज़ का भी काउंट ज़हन में रखते थे कि मैं कौन से गियर में हूँ। हाँ जी, बिल्कुल। ठीक है, अब क्या होता है, ये आपका कॉन्शियस था पहले, ये आपका कॉन्शियस बेसिकली उस गाड़ी को चला रहा होता था, आप बिल्कुल अटेंटिव होते थे। अब क्या होता है कि आप जब गाड़ी पे बैठते हो और अचानक आपको पता चलता है आप अपने घर पहुंच गए हो, हाँ जी, बिल्कुल। आपको पता ही नहीं चलता दरम्यान में सफ़र गुजरा कैसे है, आपको पता ही नहीं है कि मैंने कौन सा गियर लगाया है, कितनी रेस दी है, कितना क्लच पकड़ा है, ये आपका सबकॉन्शियस है, ऑटो पे चला गया वो। ऑटो पे चला। अब इसी को वापस चले जाएं इंग्लिश लैंग्वेज में, अच्छा। आपके पास टेंसेज हैं, ठीक है। अब आपने वो टेंसेज, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस, पास्ट टेंस, उसकी डिफरेंट टाइप्स हैं, इंडेफिनिट है, परफेक्ट है, डिफरेंट टाइप्स हैं। ठीक जी, है जी, बिल्कुल। आपने उन सबको मास्टर करना है। ठीक है। आप इतने काबिल बन जाएं कि आपको कोई उर्दू का जुमला दे, आप सबसे पहले आइडेंटिफाई कर सको ये कौन सा टेंस है। ठीक है। फिर हर टेंस का स्ट्रक्चर आए, पहले वर्ब आएगा, फिर इसके साथ एस या ई एस लगेगा, जी, सब्जेक्ट आएगा पहले, फिर वर्ब आएगा, एस ई एस लगेगा नहीं लगेगा, ऑब्जेक्ट आएगा, फिर कैसे object। स्ट्रक्चर बनेगा, आपको ये चीज़ें एटलीस्ट बनाना आती हों। ठीक है। आपको एक जुमला दिया जाए, आपको उसके डिफरेंट मुश्किल अल्फाज की इंग्लिश भी बता दी जाए। मेन थिंग इज़ कि आपको जुमला बनाना आता हो, उसमें आपको बेशक 10 मिनट लग जाए। ठीक है। उस प्रैक्टिस को इतना इम्प्रूव करें कि एक टाइम आएगा कि आपको कोई भी उर्दू का जुमला दिया जाएगा, आप 1 मिनट के अंदर उसका इंग्लिश सेंटेंस लिख लोगे। बिल्कुल ठीक। अभी स्पोकन पे ना जाए, अक्सर हम गलती ये करते हैं कि जाओ नेटफ्लिक्स देखना शुरू कर दो, स्पोकन अखबार पढ़ना शुरू कर दो। जी, 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 जी। ठीक, इसकी चीज़ की तरफ जाने की जरूरत नहीं है। एक टाइम आएगा कि आपको ये सारे टेंसेस भूल जाएंगे, बट आपको कोई भी उर्दू का सेंटेंस दिया जाएगा, आप उसकी इंग्लिश कर लोगे, क्योंकि तब तक आपका सबकॉन्शियस ट्रेन हो चुका है। हाँ जी, ठीक है। अब हमें कोई पूछे ना कि बाइक चलाने का प्रोसीजर बताएं, तो जब हम फर्स्ट टाइम प्रोसीजर बताएंगे तो हो सकता है कोई चीज़ हम आगे पीछे कर दें, ठीक है। हाँ जी। लेकिन जब हम चला रहे होंगे तो कोई भी चीज़ आगे पीछे नहीं होती। हाँ जी। तो यहाँ पे कॉन्शियस और सबकॉन्शियस की गेम आ जाती है। तो सबसे पहले आप ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर अपना इंप्रूव करें। सेकंड थिंग इज़ के आपकी वोकेबलरी, ठीक है। वोकेबलरी होता है कि कितने अल्फाज का मतलब कितना आपको आता है, वो आहिस्ता आहिस्ता इंप्रूव होगा आपका। और उसको कैसे इम्प्रूव उसको इंप्रूव करने के लिए रीडिंग करें आप। अगेन जो Reading। पहले सजेशन लोग देते हैं वो इस सेकंड स्टेज पे आती है। ठीक आप है। मार्क करें कि इस वर्ड का क्या मतलब है, और फिर दिन में 5 से ज़्यादा वर्ड्स ना सीखें आप, और उन 5 वर्ड्स का करना क्या है, उन 5 वर्ड्स को ज़बरदस्ती फोर्सफुली आपने यूज़ करना है अपनी ये कम्युनिकेशन में। 5 वर्ड्स के पीछे क्या साइंस है सर? 5 वर्ड्स की साइंस ये है कि आपने उसको फोर्सफुली कम्युनिकेशन में यूज़ करना है। अगर आप 15 वर्ड्स उठा लोगे, आपको क्रैमिंग करनी पड़ेगी, रट्टा लगाना पड़ेगा, फिर वो भूल जाएंगे आपको। हाँ बिल्कुल ठीक तो है। कब नहीं भूलेंगे, तब जब आप उन वर्ड्स को फोर्सफुली ज़बरदस्ती अपनी कम्युनिकेशन में दिन में यूज़ करेंगे। ठीक है। अब आपने बहाना ढूंढना है कि मैंने इस वर्ड को यूज़ करना है, कोई ठीक है। अब्यूजिव वर्ड ना पकड़ लें। ठीक है ठीक है। कि किसी बंदे का इसको यूज़ करना, वो चीज़ ना हो, जी, बट जी। वोकैबुलरी आपकी इस तरह इंप्रूव होगी। ठीक है। थर्ड थिंग इज प्रोनाउंसिएशन। ठीक है, वो होती है कि एक अल्फाज को अदा कैसे करना है। ठीक है। ठीक है, एक बोलना कैसे है, साइकोलॉजी है, उसको साइकोलॉजी नहीं कह सकते आप, साइकोलॉजी ही कहेंगे। साइकोलॉजी ठीक है, तो उसमें फिर यूएस यूके, हमारा अलमिया ये है कि हम लिखते यूके की इंग्लिश है, हाँ जी। बोलते हम यूएस की इंग्लिश है, अच्छा। तो एक थोड़ा सा हाँ जी। ऐसा मिक्सचर बना ऐसा हुआ है, है। बिल्कुल। बट द थिंग इज के इंडियन जो प्रोनाउंसिएशन है वो पूरी दुनिया में जानी जाती है, एटलीस्ट पाकिस्तानियों की उससे बहुत अच्छी है। अच्छा। ठीक है, तो आप अपनी बात समझा पाएँ, आपकी ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर आपकी सेंटेंस का ठीक हो, क्लोज टू द परफेक्ट हो, क्लोज टू द परफेक्ट, बिल्कुल नियर कंप्लीटली परफेक्ट ना हो, नियर परफेक्ट हो, फिर भी चलेगा। ठीक है, एक्सेंट मैटर नहीं करता मेरे ख्याल एक्सेंट में। भी मैटर नहीं करता। द ओनली थिंग दैट मैटर्स इज कि जो सेंटेंस आप बोल रहे हो वो नियर परफेक्ट हो ग्रामेटिकली। हाँ जी। ठीक है, तो ये जो मैंने आपको प्रोसीजर बताया है ये आप कर लें, और ये तकरीबन 1 मंथ की प्रैक्टिस है। अगर आप डेली 2 से 3 घंटे दे दो, और डेली 2 से 3 घंटे देना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है 2 से 3। अगर आप एक लैंग्वेज सीखना चाहते हो, उसको इम्प्रूव करना चाहते हो, जी, तो उसके लिए आपको फिर सेक्रीफाइस, अपने टाइम रूटीन, ये सब कुछ तो करना पड़ेगा। ऐसा ही है। और जो मतलब फ्रीलांसर्स हैं, यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स हैं, उनको तो 2 घंटे भी देने नहीं पड़ेंगे, बिल्कुल ऐसे क्योंकि ही है। वो ऑलरेडी ग्रामर तो कुछ ना कुछ उनको आती है। असल में हमारा मसला ये होता है कि हम जो स्कूल्स में, कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ में जो ग्रामर सीखते हैं ना, हम उसको क्रैम करते हैं। हम समझते हैं इस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है, हमें उसकी यूटिलाइजेशन नहीं बताई जाती कि अच्छा बेटा जब आप इस ग्रामर को सीखोगे इसका फ़ायदा क्या होगा तुम्हें। जस्ट लाइक वो मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं लेकिन हमें उसके यूटिलाइजेशन का नहीं पता, और अब ऐसे ही है,
अब उसका एआई में कितना ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है। एप्लीकेशंस हमें पता ही नहीं होती। आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मेरी फील्ड ऑफ स्टडी है, जी, जी। उसमें आप मैथमेटिक्स के बगैर सर्वाइव ही नहीं कर सकते। हाँ जी। ठीक है, तो अब जी, यहाँ जी। पे आपको समझ आती है कि यार मैंने जो इंटरमीडिएट में जो मैंने टाइम वेस्ट किया है, जो मुझे कंसेप्ट्स वहाँ पे बनाने चाहिए थे, आई डिडंट मास्टर दोज कंसेप्ट्स। तो यहाँ पे आपको वो गैप फील होता है और यहाँ पे आप रिग्रेट करते हो कि देयर वाज नोबडी जो कि मुझे गाइड करता कि इसका आगे चल के आपके, ये काउंसलिंग का मसला है। जी, जी। ठीक है, तो ये सारा एक अलमिया ओवरऑल हमारे सिस्टम में मौजूद है। सही है। ये 3 पॉइंट्स थे आपके। एग्जैक्टली, ये इंग्लिश के ये मैं आपको रिकमेंड करूंगा, जिस किसी ने भी सीखनी है वो इन पॉइंट्स को फॉलो कर सकता है। ठीक है। अच्छा, वैसे ये जो है ना, वो ये जो मैंने पहला कम्युनिकेशन का पूछा, ये बाद में पूछना चाहिए था। उससे पहले या उसके बाद कम्युनिकेशन तो हमने सीख ली है, ठीक है, लेकिन कम्युनिकेट करना क्या है, ठीक है। और स्किल की अगर हम बात करें तो स्किल सीखने के लिए क्या किया जाए और कौन सी स्किल सीखी जाए, और आपकी क्या स्किल सेट है सर इसमें ना, आप सॉरी टू कट, इसमें ना बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे पूछें सर आपकी अपनी स्किल सेट हमें बताएं कि वो क्या है। ऐसे ही है। देखें, स्किल आपको कॉन्फिडेंस देता है। अगर आप कम्युनिकेशन के ऊपर प्राइमरी हम सारी डिस्कशन बेस कर रहे हैं ना अभी तक की, तो स्किल आपको कॉन्फिडेंस देता है। जब आपके पास एक स्किल होता है और आप उस स्किल के ऊपर मास्टरी आपको हासिल होती है, जब आप बोलोगे ना उस स्किल के ऊपर, तो आपके अल्फाज के अंदर, आपकी लैंग्वेज के अंदर, आपकी स्पीच वॉइस के अंदर ऑटोमेटिकली वो कॉन्फिडेंस इंटीग्रेट हो चुका होता है स्किल सीखने के बाद। स्किल सीखने के बाद, ठीक है। एक बंदा जो वीडियो एडिटिंग अभी सीख रहा है, उसके वो वीडियो एडिटिंग के ऊपर जब आप उससे बात करेंगे ना, तो वो थोड़ा सा परेशान होगा, डेफिनेटली, ठीक है, लेकिन उसको पता ही नहीं है उसको चीज़ों का, ठीक है। तो ये एक चीज़ है। तो स्किल सेट्स बहुत सारे हैं, यानी यहीं पे अगर उसको पता नहीं है तो वो पहली हर्डल यहीं पे क्रिएट हो गई है कम्युनिकेशन में। तो फर्स्ट टाइप ये है कि स्किल सीखो। ऐसे ही अब जब ऑनलाइन क्लाइंट्स हमें मिलते हैं, तो ऑनलाइन क्लाइंट्स के अंदर सबसे बड़ा मसला क्या होता है कि जब कोई क्लाइंट आपके पास आता है, लेट्स से सोशल मीडिया मैनेजमेंट की आप सर्विसेज देते हैं, और लेकिन आपको अपनी उस सर्विस के ऊपर ग्रिप नहीं है, स्किल के ऊपर ग्रिप नहीं है। एक क्लाइंट आपके टफ सिनेरियो आपके सामने रखता है कि मेरी कंपनी को इस तरह की एक सिनेरियो उसको फेस करना पड़ रहा है और इसमें हमें आपकी सर्विसेज चाहिए, तो बताएं आप क्या हमें अकोमोडेट कर सकते हैं। हाँ जी। दैट फ्रीलांसर हैज़ नो आइडिया कि मुझे क्या करना है इस सिचुएशन में। तो जब वो उस क्लाइंट को सिर्फ विन करने की कोशिश करेगा, तो दैट फ्रीलांसर विल नॉट बी टेकन एज अ कॉन्फिडेंट पर्सन। जी बिल्कुल, ठीक है। उस क्लाइंट को समझ आएगी कि इस बंदे को कॉन्फिडेंस नहीं है, इसका मतलब ये हमें काम नहीं दे सकता। लेकिन अगर आपने एक ऑलरेडी उस तरह का सिनेरियो देखा हुआ है या नहीं भी देखा हुआ, लेकिन आप मेंटली रेडी हो, तो आपकी कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली उसमें शो होगा। तो ये एक चीज़ है। दूसरा, अगर मैं अपने स्किल सेट की बात करूं, जो आपका क्वेश्चन का पार्ट था, लास्ट पार्ट था, तो मैंने सबसे पहले वीडियो एडिटिंग स्टार्ट की थी। अच्छा, कब की बात है सर ये? इट्स ऑलमोस्ट 2010। अच्छा, 2010 में ऑलमोस्ट मैंने वीडियो एडिटिंग स्टार्ट की थी। और मेरी इसके पीछे मोटिवेशन ये थी कि मैं टीवी के ऊपर जब ग्राफिक्स देखता था ना, मुझे होता था कि यार ये कैसे बनाया इन्होंने। अच्छा, ठीक है। मैं जब एड्स देखता था, ग्राफिक्स देखता था, मुझे ये था कि ये 3D एनिमेशन कैसे इन्होंने बनाया टीवी के ऊपर, कोई एक चीज़ ऐसे ऐसे आ रही है, कैसे इन्होंने बनाया। अबाउट 3D? उस टाइम मुझे नहीं पता था वर्ड। अच्छा, उस टाइम मुझे इस वर्डिंग का नहीं पता था, बट वो चीज़ एक बड़ी अच्छी लगती थी। अच्छा, ठीक है। तो तब हमारे पास VCD प्लेयर्स होते थे जहाँ पे वो 1000 गेम्स की एक CD मिलती थी। बाय द वे सर, आपकी एज क्या है? ये क्वेश्चन है, आई विल नॉट बी आंसरिंग दैट क्वेश्चन। ठीक है। तो मेरे ख्याल है थोड़ा सा एक सस्पेंस रखना चाहिए हमें अपने शोज़ के अंदर। तो VCD प्लेयर्स, हमें एक VCD मिला करती थी जिसके अंदर थाउजेंड्स ऑफ गेम्स होती थी। तो वो 2D की सारी गेम्स होती थी और उनके ग्राफिक्स भी ऐसे होते थे। तो जब हम टीवी पे देखते थे एनिमेशन, तो हमें बड़ा वो मोट इंस्पिरेशन थी। यहाँ पे एक चीज़ मैं जो बताना चाहूँगा वो ये है कि जिस तरह हमारा इस्लाम में भी कहा जाता है ना कि आप गौर व फिक्र करो। हाँ जी। ठीक है ना। आपके अंदर एक तजस्सुस वाली एक स्किल आपके अंदर होनी चाहिए। इसको मैं स्किल इसलिए कहूँगा कि इसको पैदा करना पड़ता है। अच्छा, ठीक है ना। तजस्सुस तो हर बंदे के अंदर नहीं होता। अच्छा। नहीं होता। ठीक है। एक्सप्लोरेशन, नई नई चीज़ें ट्राई करना, नई नई चीज़ों की जांच पड़ताल करना, इन कॉन्स्टेंट सर्च में रहना, नई नई चीज़ों की, नई नई टेक्नोलॉजीज़ की, नए नए सॉफ्टवेयर की, ये हर किसी के अंदर नहीं होता। अच्छा। आपको कई ऐसे स्किल्ड लेबर मिलेगी, आपको फ्रीलांसर्स मिलेंगे, एडिटर्स मिलेंगे, डिज़ाइनर्स मिलेंगे, जिन्होंने जो स्किल जहाँ से हासिल किया वो वही यूज़ करते जा रहे हैं। उनको साल हो चुके हैं, वो वहीं पे बैठे हैं।
लाइक हमारी लोकल मार्केट में फोटोशॉप 7 था, कोरल ऐसे ही ड्रॉ वो कौन सा पुराना वर्जन था वो चल रहा था और लोग इलस्ट्रेटर पे जंप कर चुके हैं। इलस्ट्रेटर पे कर रहे हैं, वो फोटोशॉप का भी 7 वर्जन यूज हाँ कर जी। रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो आगे नहीं बढ़ना चाहते, वो एक छोटे से बॉक्स कंपार्टमेंट उन्होंने बना लिया और उसके अंदर वो बैठे हैं। तो मैं समझता हूँ कि जब आपके अंदर ये स्किल होती है ना कि आप कांस्टेंट नई चीज़ों को देख रहे हो और उसको तजस्सुस आपको हो रहा है कि ये कैसे ये बन रही है। तो मेरी मोटिवेशन बेसिकली उस टाइम वो टीवी के ऊपर आने वाले ग्राफिक्स थे, जो आज के दौर में जब हम देखेंगे हम कहेंगे यार ये क्या एनिमेशन है, ये फजूल हाँ जी, एनिमेशन। उस टाइम के हिसाब से तो वो समझ लें हॉलीवुड टाइप का एनिमेशन होता था। तो वीडियो एडिटिंग सीखी, उसके बाद फिर वीडियो एडिटिंग में मैंने काम किया, कई क्लाइंट्स को मैंने सर्विसेज दी, फिर वेबसाइट डिज़ाइनिंग मैंने सीखी। ठीक है, वेबसाइट डिज़ाइनिंग मैंने काफ़ी अर्सा चलाई। ये जंप 180 पे कैसे है सर? इसको इसलिए कि वीडियो एडिटिंग के अंदर बेसिकली मेरे एक शायद बाकी भी लोग ये फील करते हो कि जब आप एक चीज़ करते हो ना तो वो कर करके यू फेडअप हो जाते फेड अप हो जाते हो, आप बोर हो जाते हो, आप कहते हो कि यार कुछ नया होना चाहिए। सो यू वांट टू स्विच नहीं किया मैंने ऐड किया एक स्किल। अच्छा, मैंने पिछले स्किल को ऑब्सोलीट नहीं किया। ठीक है। ठीक है, मैं वीडियो एडिटिंग फिर भी करता रहा, मैंने फिर भी वीडियो एडिटिंग के अंदर मैं नई नई चीज़ें देखता रहा। ठीक लाइक आई स्टार्टेड विद कैमटीसिया स्टूडियो। उस टाइम कैमटीसिया स्टूडियो का 5 वर्जन था। अच्छा, अभी तो शायद पता नहीं कौन सा वर्जन चल रहा है, मुझे लेकिन लगता है आपको अपनी एज बतानी चाहिए। ठीक है उस टाइम कैमटीसिया स्टूडियो 5 चल रहा था। जी, जी। और फिर मैंने देखा कि अच्छा आफ्टर इफेक्ट्स भी कुछ चीज़ है। अच्छा, मुझे अचानक कहीं ना कहीं से वही 3D वाला चस्का पड़ा और मुझे आफ्टर इफेक्ट्स मिल गया। अच्छा, उस टाइम मैं आफ्टर इफेक्ट्स के प्रोजेक्ट्स एडिट करता था। उस टाइम 2012-13 की बात है कि मैं आफ्टर इफेक्ट्स के प्रोजेक्ट्स उठा के टेम्पलेट्स जो होते अच्छा। थे, ठीक है, आजकल शेयर यही वेबसाइट, इस तरह जी, की जी, वेबसाइट्स हैं। उस टाइम मेरे पास i3 होता था जिसके अंदर ग्राफिक कार्ड भी नहीं था, 4 GB रैम। तो जाहिर बात है आफ्टर इफेक्ट्स भी उतना एडवांस नहीं था, प्रोजेक्ट्स भी इतने एडवांस नहीं थे, तो उस हिसाब से वो मेरा लैपटॉप अच्छा था उस ज़माने के हिसाब से। तो उसमें फिर मैं एडिटिंग करता रहा डिफरेंट प्रोजेक्ट्स की, और कर करा के मैंने कई डॉक्यूमेंट्रीज भी बनाई, कई मैंने प्रोजेक्ट्स भी बनाए। एक चीज़ वो ही, फिर वेबसाइट डिज़ाइनिंग में गया, वेबसाइट डिज़ाइनिंग के बाद ग्राफिक डिज़ाइनिंग हल्की फुल्की सीख ली। यानी कि जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस ब्रॉड होता है ना, वैसे वैसे आप फील करते हो कि ये मुझे और सीखना चाहिए। मुझे फिट इन करने के लिए ये एक ऐसी चीज़ है कि मैं समझता हूँ कि जिस तरह फिजिकल चीज़ें हैं ना, लाइक ये माइक है, जी, जी। इस माइक को अगर आप कॉन्स्टेंटली मेंटेन नहीं करोगे ना तो ये इरोड हो जाएगा, ये आहिस्ता आहिस्ता ख़राब हो जाएगा, इसकी एक लाइफ ख़त्म हो जाएगी। सर्विस ठीक होती है, रहनी चाहिए इसकी। ठीक है। तो ये टेंजेबल चीज़ है, ये जिसको टच किया जा सकता है। हाँ जी। ठीक है, लेकिन इनटेंजेबल थिंग्स जिनको टच नहीं किया जा सकता, वो आपका स्किल है, वो कंप्यूटर का कोड है, वो कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर है। वो सॉफ्टवेयर को भी आप जब अपडेट नहीं करते, वो क्या होता है, आहिस्ता आहिस्ता वो ख़राब होना स्टार्ट हो जाता है। ऐसे ही। आप अपने लैपटॉप को विंडोज़ को अपडेट नहीं करोगे, आहिस्ता आहिस्ता वो विंडोज़ करप्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। इन द सेम वे मैं समझता हूँ कि जो स्किल है, अगर आप अपने स्किल को अपग्रेड नहीं करोगे, तो जिस फास्ट पेस में हमने देखा कि अभी ChatGPT 2022 में आया नवंबर में, हाँ जी, और उसके आने के बाद से अभी 2023 का जून चल रहा है, जी। इसमें कितना एडवांसमेंट्स आ गई हैं, कितनी चीज़ें आ चुकी हैं। अडोब ने फायरफ्लाई टूल लॉन्च कर दिया, बड़े से बड़े सॉफ्टवेयर ने AI टूल्स लॉन्च करना, ये क्या टूल्स इनके पास पहले से नहीं पड़े थे। ठीक है, इन्होंने अभी डेवलप भी किए और पहले से भी इनके ऊपर पड़े थे। तो स्पीड बहुत बढ़ी है चीज़ों की, तो मैं समझता हूँ कि उसी स्पीड में आपको लर्न भी करने की ज़रूरत है। तो जो मेरे पास 2011-12 में जो मेरे पास मोटिवेशन थी, आजकल के दौर में वो कुछ भी नहीं है। आजकल के दौर में तो आपको और ज़्यादा अपने आप को अंदर वो तजस्सुस, एक्सप्लोरेटरी सेंस पैदा करनी चाहिए, ताकि आप मल्टी स्किल सीख सको। आप आज एक सॉफ्टवेयर पकड़ोगे, उस पर 1 महीने में सीखोगे, जब आप 1 महीने में सीख के उसको फिनिश करोगे, आप देखोगे कि उस सॉफ्टवेयर की 3 अपडेट्स आ चुकी होंगी। लेकिन यहाँ पे डिस्ट्रैक्शन नहीं होती। देखो आप सर देखें ना कि आपने 1 महीना लगाया, एंड यू नो कि 1 महीने में नोबडी कैन एक्सपर्ट, ऐसे ही है। ठीक है। तो फिर अगर कोई एक्सपर्ट नहीं बन सकता, जैसे ये आजकल कोर्सेज भी बिक रहे हैं, 2-2 माह में आप 3-3 माह का शॉर्ट कोर्स करते हैं जी, और आप लाखों कमाएं, ठीक है। तो अगर आप एक्सपर्ट नहीं बन सकते, तो फिर आप नई स्विच ऐड कर रहे हैं या स्विच कर रहे हैं, तो हाउ इज़ इट पॉसिबल कि आपको डिस्ट्रैक्शन ना हो? मैं समझता हूँ कि यू विल ऑलवेज बी नोविस इन दिस टेक्नोलॉजिकल एरा। आप हमेशा नईव रहोगे, नोविस रहोगे। जिस स्पीड से सॉफ्टवेयर नए से नए आ रहे हैं, जिस स्पीड से नया हार्डवेयर आ रहा है, आप जितना टाइम उसको सीखने में लगाओगे, उतने टाइम में वो टेक्नोलॉजी अपग्रेड होकर न्यू टेक्नोलॉजी में जा चुकी होगी। अच्छा, ठीक है, इतनी स्पीड से टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट आ रहा है।
द ओनली थिंग इज के नोविस कौन कौन बनेगा। वो बंदा जो बिल्कुल उस फील्ड के बारे में जानता नहीं है, टेक्नोलॉजी के बारे में जानता नहीं है, वो एक तरफ, और वो जो उस टेक्नोलॉजी में बिगिनर है वो दूसरी तरफ। आप इवन के ब्लेंडर एक 3D एनिमेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है। आप जितनी देर में उसको मास्टर करोगे उतनी देर में उसकी 4 अपडेट्स आ चुकी होंगी। अगेन आप उस अगर उन 4 अपडेट्स के हिसाब से देखोगे उस बंदे को, तो वो नोविस होगा, एक्सपर्ट उसको नहीं माना जाएगा। नहीं ये आपकी बात तो ठीक है, लेकिन एक बिल्कुल बिगनर है, एक बच्चा है जो FSC कर रहा है या मैट्रिक कर रहा है, या चलो आप कह लो कि उसने ग्रेजुएशन कर ली है, ठीक है, या वो ग्रेजुएशन में है। अब उसके सामने आया किसी एक यूट्यूबर का, उसने वीडियो देखी, उसने देखा कि फ्रीलांसिंग करो और डिजिटल मार्केटिंग में बहुत पैसा है, बिल्कुल ठीक है। वो डिजिटल मार्केटिंग सीखना शुरू करता है, किसी का कोर्स बाय कर लेता है, ठीक है, और 2 माह लगाता है वो कोर्स कर लेता है, बिल्कुल ठीक है। और लेकिन 2 माह बाद उसे लगता है यार मैं तो पैसे ही नहीं कमा पा रहा, ठीक है। फिर वो किसी और की वीडियो देखता है, ऐसा ही है कि वेबसाइट से पैसे कमाएं, वेबसाइट से ऐसे कर लें, मतलब वो अब डिस्ट्रैक्ट हो रहा है। ऐसा ही है। तो इसको कैसे देखो, वो चाह रहा है कि मैं लर्न करूं और वो लर्न भी कर रहा है, लेकिन उसको वो जो राइट पाथ है उसको नहीं मिल रहा। तो आप मल्टीपल स्किल्स भी ऐड करते जा रहे हो, डिस्ट्रैक्ट भी होते जा रहे हो, और फ्रस्ट्रेशन भी हो रही है। इसमें ना 2 पर्सपेक्टिव्स हैं। एक ये है कि इन्फॉर्मेशन बूम की जब हम बात करते हैं ना, सोशल मीडिया पे जो नए से नए नॉइज़ की हम बात करते हैं सोशल मीडिया पे, जितनी तेज़ी से नई से नई इन्फॉर्मेशन आ रही है, जितनी तेज़ी से नए स्किल्स आ रहे हैं, तो डेफिनेटली हम काउंसलिंग उस हिसाब से अपने बच्चों की, यूथ की नहीं कर पा रहे, ठीक है। उसमें ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है, कॉस्टली प्रोसेस है, क्योंकि इसमें एक बच्चे को पूरा असेस करना पड़ता है। उसमें उसके पेरेंट्स की हेल्प भी आपको चाहिए, ठीक है, कि एक बच्चा है, उसकी कम्युनिकेशन कैसी है, उसकी एनालिटिकल स्किल्स कैसी हैं, उसकी क्रिएटिव स्किल्स कैसी हैं, क्रिटिकल थिंकिंग उसकी कैसी है। इन सारी चीज़ों को देख के फिर उसके पास टाइम अवेलेबिलिटी क्या है, उसके पास डिवाइसेस रिसोर्सेज की एक्सेस क्या है, बहुत सारी चीज़ें देखने के बाद, उसकी पर्सनालिटी असेसमेंट करने के बाद आप उसको रिकमेंड करते हो कि आप ये वाला कोर्स, ये वाली पाथ, आप रोड मैप आप चूज़ करो। एक तो ये पूरा फील्ड है, ठीक है। इसमें कुछ लोग काम कर रहे हैं, बट अभी बहुत ज़्यादा गैप है। अब अगेन बहुत ज़्यादा इंटरनेट पे नॉइज़ है, आपको नई से नई सक्सेस स्टोरीज लोगों की नज़र आ रही होती हैं कि जनाब मैंने ये कर दिया, वो कर दिया, 6 महीने में मैंने अपनी ये लाइफ चेंज कर दी। अब वो लोग बिजनेस माइंडेड के लोग होते हैं, ठीक है, वो ये सक्सेस स्टोरीज दिखा के मिडिल क्लास के जो लोग होते हैं, जो स्ट्रगलिंग एक हमारा पार्ट है, उसको बेसिकली एक्सप्लॉइट कर रहे होते हैं ये लोग, ठीक है। तो ये उनका इमोशनली भी, क्योंकि वो इमोशनल एक्सप्लॉयटेशन इस तरह होती है कि वो फाइनेंशियली इतने कंस्ट्रेंट्स उनके ऊपर होते हैं कि वो कहते हैं कि अच्छा ये जो बंदा है ना, इसने अगर अमेजोन से लेट से ये गोल्ड माइन से इसने ये काम किया ना, तो मैं भी ये काम कर सकता हूँ, ठीक है। तो मिडिल क्लास को इस टाइम राइट नाउ, ठीक है, एट द वेरी मोमेंट बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, बहुत सारे लोग एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, और वो सिर्फ बिजनेस मनी मेकिंग का प्रोसेस पूरा कर रहे हैं। तो अगेन मतलब इसमें काउंसलिंग की एक तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। दूसरी तरफ इंडिविजुअल जिस तरह आप हैं, मैं हूं, जो ऑलरेडी इंडस्ट्री से लिंक्ड हैं, इट डज़ नॉट हर्ट अस कि हम कितने स्किल्स सीखें। मैं समझता हूं कि अल्लाह ताला ने हमारे अंदर एक बहुत इतनी ज़्यादा कॉम्पिटेंसी रखी है कि हम बहुत ज़्यादा स्किल्स एट अ टाइम एक्वायर कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है ना। तो बहुत और आजकल की जो बिजनेसेस की नीड है उसमें एक जिस तरह आप, मैं डेवलपर की बात करता हूँ, एक बैक एंड डेवलपर है, एक फ्रंट एंड डेवलपर है, ठीक है। तो बिजनेसेस भी ये चाहते हैं कि हमें फुल स्टैक डेवलपर चाहिए। अच्छा, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इसी तरीके से एक आपकी कंपनी का एम्प्लॉई है, सोशल मीडिया मैनेजर है, सोशल मीडिया मैनेजर को डिजाइनिंग का भी नो हो होनी चाहिए, एडिटिंग की भी होनी चाहिए, सोशल मीडिया के एल्गोरिदम्स का भी पता होना चाहिए, सोशल मीडिया मार्केटिंग के टैक्टिक्स भी उसको पता होने चाहिए, कॉपी राइटिंग के प्रिंसिपल्स भी उसको आने चाहिए, बहुत सारी चीजें हैं। चैट जीपीटी का भी पता होना चाहिए, एग्जैक्टली, एआई टूल्स और प्रोडक्टिविटी टूल्स, इन सब का उसको आइडिया होना चाहिए। सिर्फ आप ये स्किल लेके जाएंगे कि मुझे सोशल मीडिया पे पोस्टिंग करना आता है, दैट विल नॉट गेट यू एनीवेयर। बिल्कुल, ठीक है। तो मैं समझता हूँ कि मल्टी डायमेंशनल स्किल होना एक एक्सपर्ट बंदे के लिए, आपके और मेरे लिए जो हम ऑलरेडी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, दैट विल नॉट हर्ट अस, बट एक न्यूबी, एक नोविस जो भी स्टार्ट करना चाह रहा है, उसको हमें एक्सप्लॉयटेशन से बचा के उसको काउंसलिंग की तरफ लेके आना चाहिए। और आपको भी जानते हैं, हम अपनी इन पॉडकास्ट के अंदर भी इसको इसलिए डिस्कशन में लेके आते हैं, हम DIP के प्लेटफॉर्म से भी काउंसलिंग इसलिए करते हैं कि हम एक बच्चे को, जब हमारे पास कोई आता है ना बच्चा, हम सबसे पहले उसकी काउंसलिंग करते हैं। हम देखते हैं कि अच्छा आपको कौन सा कोर्स करना चाहिए। लेट्स से एक बच्चा आपके पास डिजाइनिंग करना आ रहा है, हम उसे कहते हैं कि ये पेपर पे ना जरा पानी के ब्रांड का लोगो बना के दिखाओ,
कोई मैटर नहीं करता कि आपका सर्कल परफेक्ट है नहीं है, कुछ भी नहीं है। अब उसके अंदर क्रिएटिविटी स्किल ही नहीं है, या हाँ तो जी, उसको ठीक है। निखारा जा सकता है, हो सकता है कि उसको अनलॉक किया जा सकता, हो सकता है क्रिएटिविटी हो उसके अंदर, कुछ ऐसा उसमें स्पार्क है क्रिएटिविटी हल्का का। सा स्पार्क है, उसको अनलॉक किया जा सकता है जी। उसके पोटेंशियल को। बट एक बंदा जिसके अंदर क्रिएटिविटी नहीं है, है ही। उसको डिजाइनिंग की बजाय जिस चीज में वो परफेक्ट है उस चीज में लेके आए। और अल्लाह ताला ने हर बंदे का एक एरिया रखा है, जी। यू जस्ट नीड टू फाइंड आउट कि वो एरिया मेरे लिए कौन सा है। लेकिन इसमें कुछ चीज़ें अगर इंसान के अंदर नहीं भी हैं तो वो डेवलप भी हो सकती हैं। एग्जैक्टली हो सकती हैं, बिल्कुल हो सकती हैं। उसके लिए आपको राइट मेंटोर, राइट है। रोड मैप ठीक और है। राइट टाइम चाहिए। एक ऐसा टाइम जहाँ पे आप फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हो, हाँ ठीक है, जी। आपके पास 9 to 5 जॉब आप कर रहे हो, हम्म। यू डू नॉट हैव एनी के मतलब आपको एक आपके पास मौका नहीं है, अपॉर्चुनिटी नहीं है कि आप इसमें कोई चीज़ लर्न कर सको। फिलहाल आपको यू नीड टू मेक द एंड्स मीट। जब थोड़ा सा आपको टाइम मिलेगा, ठीक है, उसके लिए आप इसको हम कह लें इनिशियल बफर आप कह लें। जी। आप 5-6 महीने की सेविंग लेके बैठे हो, मेहनत कर लो, 1 साल रुक जाओ, 2 साल रुक जाओ। स्किल सीखने में टाइम लगता है, स्किल को मास्टर करने में टाइम लगता है, उस स्किल जी। को यूज़ करके उसको सेल करने में टाइम लगता है। ये ऐसी चीज़ नहीं है कि Definitely। सोशल मीडिया पे आए 2 महीने में आपकी गुड्डी चढ़ जाएगी और हाँ आप जी। कमाना शुरू कर देंगे। इतना क्विकली नहीं होता कहीं भी किसी भी चीज़ में, हाउ मच टाइम इट कैन टेक? डिपेंड करता है। बहुत सारे स्किल्स हैं जो कि आप दूसरे महीने भी स्टार्ट कर सकते हो, 1 महीने में भी स्टार्ट कर सकते हो। कमाना, कमाने की बात मैं नहीं कर रहा, मैं अभी लर्निंग की बात कर रहा लर्निंग हूँ, की बात कर रहे हैं। अच्छा। ठीक है ना। कुछ स्किल्स हैं जिनमें आपको 6 से 7 महीने चाहिए होते हैं, लाइक अमेजोन का स्किल है, VAs के जो आजकल लोग जी। बने होते हैं, उनको 6 से 7 महीने चाहिए होते हैं एक पूरी चीज़ को एक्सपर्ट बनने में। ये जो अच्छा। 2-2 3-3 महीने, 1-1 महीने में अमेजोन का पूरा कोर्स करा रहे होते हैं। भाई आपने एक बंदे को नंबर्स समझाने हैं, आपने हाँ जी, प्रोडक्ट बिल्कुल। हंटिंग करनी है नंबर्स की बेसिस नंबर्स पे। की बेस पे आप उसको 1 महीने में कैसे सारा कुछ सिखा स्टैट्स सकते हो? समझाओगे कैसे? नहीं समझा सकते आप उसको, आप उसके साथ ज्यादती कर रहे हो, हाँ जी। ठीक है। तो और ख़ास तौर पे उस वक्त मेरे ख्याल में जब वो हर तरफ फ्रस्ट्रेशन है। एग्जैक्टली तो अमेजोन के अंदर तो एक VA के स्किल सेटअप अगर आप लिस्ट करना स्किल के तो 10 से ज़्यादा बनते हैं। अमेजोन के VA के स्किल्स 10 से ज़्यादा स्किल सेट बनते हैं, कैसे? ठीक है। आपका प्रोडक्ट हंटिंग है, आपका ठीक है। प्रोडक्ट वैलिडेशन है, आपकी प्रोडक्ट लिस्टिंग है, आपकी प्रोडक्ट फोटोग्राफी है, ठीक है। उसके अलावा आपके अमेजोन के जो वीडियोग्राफी। एड्स हैं, ठीक ठीक है, है, वो है। और प्रोडक्ट सोर्सिंग है, ठीक है। ये 6 तो आपके ये बन गए। इसके अलावा और आप गिनने शुरू करें तो और भी बहुत ज़्यादा आपके सही है, ठीक है। इसमें फिर मतलब कम्युनिकेशन, अमेजोन की जो लीगल उसकी रिक्वायरमेंट्स मीट करना है, ब्रांड कम्युनिकेशन जो है उसकी। ठीक है, ब्रांडिंग है आपकी, बहुत सारे फेजेस हैं। आप उसको 1 महीने में सिखा रहे हो, ठीक है। तो इससे ज़्यादा वीडियो एडिटिंग है, वीडियो एडिटिंग मैं समझता हूँ 3 महीने में आप सीखोगे। ऐसा ही है। जो 1 महीने में आपको सिखा रहा है वो पता नहीं क्या कर रहा है वो आपके ऊपर साथ, से गुजार रहा है मेरे ख्याल में। बिल्कुल ऐसे ही। मुझे यही लगता है क्योंकि मैं खुद भी एडिटिंग करता हूँ और आप भी वीडियो एडिटर। बिल्कुल। तो सिर्फ टूल समझा देना काफ़ी नहीं होता, उसकी एप्लीकेशन समझानी होती है। एग्जैक्टली। ठीक है, आप और मैं हम प्रैक्टिकल लोग हैं। जी। हम अपना बिजनेस सिखा के नहीं लोगों से कमा रहे, हम हाँ जी। क्लाइंट्स का काम करके कमा रहे हैं, इतना टाइम भी नहीं मिलता सर, ठीक honestly है। speaking। ऐसे ही है। तो हम जब एक स्टूडेंट को कुछ चीज़ सिखाएंगे ना तो उसको प्रैक्टिकल सिखाएंगे। हम उसको ये नहीं बताएंगे कि बेटा ये कट टूल से ये कट लग जाता है और बस अल्लाह हाफिज़। हम उसको कट टूल की एप्लीकेशन बताएंगे कि ये इसकी एप्लीकेशन है, ये इसका फ़ायदा है। हाँ जी। तो ये ठीक है। हमारी और आम जो इंस्टीट्यूट है उसके दरमियान ये डिफरेंस है। अच्छा सर, हमने अभी बात की है पहले कम्युनिकेशन की, हम थोड़ा सा रिवर्स चल रहे हैं, रिवर्स इंजीनियरिंग कर रहे हैं, ठीक है। पहले कम्युनिकेशन की बात की है, फिर उसके बाद स्किल डेवलपमेंट की बात की है, अब है फ्रीलांसिंग, ठीक है। और मेरे ख्याल में ये सबसे आखिर में ही होता है। और स्किल डेवलपमेंट हो गई है, ठीक है। और फ्रीलांसिंग कैसे कर सकते हैं हम? फ्रीलांसिंग हमेशा हमारे पास जब भी कोई स्टूडेंट आता है ना, आपने भी कितने स्टूडेंट्स को आपने देखा है, वो क्या कहते हैं, सर मैं फ्रीलांसिंग करना चाहता हूँ। हम उनसे सबसे पहले पूछते हैं बेटा स्किल क्या आपके पास? सर स्किल तो कोई नहीं है, फ्रीलांसिंग करनी है, ठीक है। ठीक है। तो बात ये कि वो माइंडसेट की बात है पहले। यू हैव टू हैव समथिंग जिसको आप सेल कर सकते हो। अब वो चीज़ क्या है? अब उसको हम हमेशा देखते हैं ना, हम सक्सेसफुल लोगों को गलत नज़र से देखते हैं। हम उनकी लैविश लाइफस्टाइल को देखते हैं, उनकी लग्जरी लाइफस्टाइल को देखते हैं, ठीक है, उनके रहन सहन को देखते हैं, ये चीज़ें देखते हैं। हम ये चीज़ नहीं देखते उसके पास है क्या। सोसाइटी डिलेमा है हमारा। सोसाइटी डिलेमा है हमारा। अब हमें ये देखना चाहिए वो यहाँ तक पहुँचा कैसे, कौन सा स्किल है उसके पास। अक्सर आप ये यूट्यूब पे वीडियोस देखते हो, सर व्हाट डू यू डू फॉर लिविंग। आप माशाल्लाह इतनी लश गाड़ी में बैठे हो, व्हाट डू यू डू फॉर लिविंग, वो बताएगा मैं ये हूँ, ठीक है ना। तो वो द परसुइट ऑफ हैप्पीनेस एक मूवी है,
विल स्मिथ की बहुत अच्छी मूवी है, उसमें वो स्टॉक ब्रोकर होता है एक बंदा ना, मतलब वो बेचारा वो विल स्मिथ जॉब्स का एक रेडियोलॉजी की मशीन होती है, वो बेचता होता है मुख्तलिफ क्लिनिक्स में जाके, हॉस्पिटल के क्लिनिक्स, डॉक्टर्स के पास जाके, उससे वो कमीशन कमाता होता था। तो वो एक स्टॉक के जो स्टॉक होता है ना, जो जहाँ पे स्टॉक्स का सारा काम होता है, उसके बाहर वो एक बंदा आता है बड़ी लश गाड़ी में ना, उसके पूछता है कि सर कैसे ये काम किया आपने, कैसे गाड़ी मिली आपको ये? अच्छा। वो कहता मैं स्टॉक ब्रोकर हूँ। अच्छा। अब उसने इसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया, विल स्मिथ। तो ये बहुत अच्छी मूवी है। बिजनेस के अंदर ये बाकायदा दिखाई भी जाती है, असाइनमेंट के तौर पे दी जाती है। मैं समझता हूँ कि आपको जो सक्सेसफुल लोग हैं उनकी इन हैबिट्स को देखना चाहिए। रियल सक्सेसफुल लोग, ठीक है। तो देखें कि उनके पास क्या स्किल सेट है, उन स्किल सेट को नोट डाउन करें और उसको डेज के ऊपर डिवाइड करें, मंथ्स के ऊपर डिवाइड करें। उनके स्किल सेट को कि मुझे इन स्किल सेट को नोट डाउन करने के बाद लेट्स से 5 स्किल्स हैं इस बंदे के पास, ठीक है। इन 5 स्किल्स को मुझे अगर सीखना हो तो मुझे कितना टाइम चाहिए? अच्छा, रोड मैप बनाएं। अब उसमें आप खुद से बना लें, किसी एक्सपर्ट से बनवा लें, या उसी बंदे से हेल्प ले लें, अगर आप ले सकते हैं तो। ठीक है। जितने भी ये सक्सेसफुल लोग हैं ना, लाइक मेरे सामने या आपके सामने या कोई भी एक सक्सेसफुल दूसरा बंदा है, हमसे भी ज़्यादा सक्सेसफुल लोग मौजूद हैं। जब एक बंदा सीरियस एक एटीट्यूड लेके उनके पास जाता है ना, तो वो उसको लाजमी अकोमोडेट करते हैं। ऐसा ही है, ठीक है ना, क्योंकि हमें स्पार्क नजर आ रहा है मेरे ख्याल में। हाँ, यही मैं बात करने लगा था। हाँ। कि मेरे ख्याल में तो जो इंडस्ट्री एक्सपर्ट है ना, वो तो उससे तलाश होती है यार, कोई हमसे सीखने वाला हो। एग्जैक्टली। और उसके अंदर स्पार्क भी हो। बिल्कुल। तो वो सिखाता है और दिल से सिखाता है फिर वो। ऐसे ही है। तो मैं वो यहाँ पे ना एक बात करता हूँ, वो स्पार्क की बात है ना आज़ाद चाय वाला की। अब उसके कोर्सेज की प्राइसेस 2.5 लाख 3 लाख है। अच्छा, ठीक है ना। अब तो खैर उनके कोर्स प्राइस बिल्कुल कम कर दिया, लेकिन पहले उनके कोर्सेज की 3 लाख 2.5 लाख प्राइस होती थी। और लोग कहते थे यार इतना महंगा कोर्स कैसे? ठीक है। तो वो एक चीज़ कहते थे कि यार मेरी जो ऑडियंस है ना, जिनको मैं कोर्स करवाना चाहता हूँ, वो सीरियस माइंडेड मुझे लोग चाहिए जो वाकईतन इसके आगे एक्सेल कर सकें। उसने उस कोर्स की प्राइस 2.5 लाख रखी होती थी, जिसके अंदर काम करने के लिए इन्वेस्टमेंट आपको 5 लाख चाहिए। लाइक आज के दौर में अगर आप वीडियो एडिटिंग अपनी स्किल बनाना चाहते हो और आपके पास सिस्टम ही नहीं है, और सिस्टम आप अंदाज़ा लगाएं, मार्केट में आप ऑफिस सेंटर में जाके पता करें कि एक गेमिंग पीसी से मुराद मेरी है कि रेंडरिंग मशीन कितने की बनेगी? 2.5-3 लाख रुपए की नॉर्मल बनेगी आपको। हाँ जी, इतना तो आप अगर 2.5-3 लाख इन्वेस्ट कर ही नहीं सकते, देन आपने वीडियो एडिटिंग सीखी ही क्यों? ठीक है। कैपकट, VN, काइनमास्टर वो एक अलग क्लास है, लेकिन आप इंटरनेशनल क्लाइंट्स का फ्रीलांसिंग का काम, आप कॉर्पोरेट काम VN कैपकट पे आप नहीं कर सकते, काइनमास्टर पे आप नहीं कर सकते। आपने एक पॉडकास्ट एडिट करनी है, जिस तरह अभी हमारी पॉडकास्ट आ रही है, ये कैपकट पे एडिट नहीं हो सकती। आपको इसके लिए इंडस्ट्री सॉफ्टवेयर चाहिए, आपको मतलब ये अडोबी प्रीमियर चाहिए, फाइनल FCP, फाइनल कट प्रो चाहिए, डिविंची रिजॉल्व चाहिए, आपको इंडस्ट्री का सॉफ्टवेयर चाहिए। बिल्कुल। तो बात यह कि आपके पास रोड मैप आ गया, आपने उसको डिवाइड किया कि मुझे अब ये कितने टाइम में सीखने पड़ेगा। ठीक है। अगला जो टफ स्टेप है ना, वो है टफ, वो है कि मेंटोर, सीखना किससे है। अच्छा, थोड़ा सा इसको मैं कुछ स्किल्स भी ले लेते हैं, ठीक है। और चूंकि आप बैठे हुए हैं हमारे पास, तो आपकी स्किल है वेबसाइट, ठीक है, वेबसाइट डिज़ाइनिंग, ठीक है, वेबसाइट डिज़ाइन, और वीडियो एडिटिंग है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, ऐप डेवलपमेंट एक लेवल तक, लाइक मैं ब्रैग नहीं करता कि मैं बहुत बड़ी अच्छी ऐप बना सकता हूँ, बट आई कैन क्रिएट एप्स। चलें, कोई और स्किल है इसके अलावा जिसमें आप कॉन्फिडेंट हो? इसके अलावा आई बिलीव कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग आपने कवर कर ली, वीडियो एडिटिंग आपने कवर कर ली, वर्डप्रेस आपने कवर कर ली, वेबसाइट डिज़ाइनिंग, इसमें कजाबी भी है, इसमें शॉपिफाई भी है, विक्स है, स्क्वायरस्पेस है, वेबसाइट डिज़ाइनिंग आ गई। इसके अलावा सोशल मीडिया मार्केटिंग है, डिजिटल मार्केटिंग में तो फिर आपकी बहुत सारी फील्ड्स आ जाती हैं। सोशल मीडिया मार्केटिंग, ठीक है, सोशल मीडिया मार्केटिंग, SEO, ईमेल मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, ये सारी चीज़ें इसके अंदर शामिल होती हैं। 5 ये कर लेते हैं, ठीक है। अब इन 5 का रोड मैप बनाने में कैसे हम बना सकते हैं? देखें, उसके लिए लेट्स से अगर मैं वेबसाइट डिज़ाइनिंग की बात करता हूँ ना, तो द वेरी फर्स्ट थिंग जो मैं अगर आज स्टार्ट करता वेबसाइट डिज़ाइनिंग सीखना, मैं सबसे पहले जाता फाइवर पे। अच्छा, ठीक है। या फिर अगर मैंने फ्रीलांसिंग नहीं करनी, फाइवर पे क्यों जाते हैं? अगर मैंने फ्रीलांसिंग करनी है, स्किल आपने सीखनी है और फाइवर पे अगर मैंने फ्रीलांसिंग सीखनी है
और मैंने वेबसाइट डिज़ाइनिंग की फ्रीलांसिंग सीखनी है, तो मैं जाऊँगा वहाँ जहाँ फ्रीलांसर बैठे हैं, ठीक है, और वो फाइवर, अपवर्क है, ठीक है, वहाँ पे जाके मैं उनकी प्रोफाइल्स पढ़ूंगा। लेट्स से अच्छा। आप हैं, आप अगर वेबसाइट डिजाइनिंग फाइवर पे करते हैं, मैं आपकी प्रोफाइल पढ़ूंगा कि अच्छा रमज़ान साहब कौन है, इनके ठीक पास स्किल सेट क्या है, इन्होंने जिन जिन क्लाइंट्स का काम डिलीवर आज तक किया है, उन उनको क्लाइंट्स ने किस किस तरह की वेबसाइट्स बनाई हैं, ठीक और है, उस तरह की वेबसाइट बनाने में क्या क्या स्किल्स चाहिए। ठीक है, इसमें मैं चैट जीपीटी की भी हेल्प ले सकता हूँ ठीक है, आज के दौर में, आजकल ठीक, के हाँ, दौर में, ठीक है। तो जब मेरे पास वो एक लिस्ट आ जाएगी, अब दूसरी उस एक और लिस्ट मैं बनाऊंगा इंडीड पे जाके फॉर एग्जांपल, या लिंक्डइन पे जाके, अच्छा, वहाँ पे जाके मैं जॉब्स फाइंड करूंगा कि वर्डप्रेस डिज़ाइनिंग की जॉब्स कौन कौन कंपनीज ऑफर कर रही हैं, और वो कंपनीज जो कि लेट्स से 6 फिगर्स में या क्लोज टू द 6 फिगर्स सैलरी दे रही हैं, अच्छा, उन्होंने क्या रिक्वायरमेंट्स लिखी हुई हैं कि आपके पास स्किल सेट में क्या क्या रिक्वायरमेंट हो चाहिए, उसको भी मैं उस सही है, लिस्ट में ऐड कर लूँगा। ठीक है, उस लिस्ट को फिर मैं रिफाइन करवा लूँगा चैट जीपीटी से, और उसको मैं चैट जीपीटी को कहूँगा कि अच्छा अब इस सारे इसको रोड मैप डिज़ाइन करो पूरी इस लिस्ट का, और साथ ठीक है, ड्यूरेशन भी लिखो, और साथ ही साथ में मेरा स्केड्यूल ये है कि मैं मंडे से लेकर थर्सडे तक बिजी होता हूँ, फ्राइडे को मेरे पास इतना टाइम होता है, सैटरडे को इतना होता है, संडे को इतना होता है, तो मुझे पूरा लेसन मैप ये चैट जीपीटी बताएगा, को मैं कह रहा हूँ कि मुझे एक पूरा एक इसको रूटीन मैप कहते हैं, और इसकी एक टर्मिनोलॉजी होती है, डेली प्लानर है, मुझे ठीक पूरा है, बना के दे दो कि मुझे कब किस दिन क्या चीज़ कितने घंटे किस चीज़ पे लगाने हैं। मेरी रूटीन को देखते हुए तो चैट जीपीटी मुझे पूरा एक टेबल बना के दे देगा। अच्छा, ये चीज़ करने के बाद अब मैं क्या करूँगा कि उस टेबल के अंदर एक और कॉलम ऐड करूँगा, और हर एक स्किल सेट के आगे मैं यूट्यूब की वीडियोस के लिंक्स डालना शुरू कर दूंगा। ठीक है, ठीक है, रेलिवेंट स्किल सेट जो है, ये मैं इस पर्सपेक्टिव में बात कर रहा हूँ कि आपका कोई मेंटोर नहीं है, आपने किसी कोर्स में इनरोल नहीं किया, तो इन्फॉर्मेशन एक्सेसिबल है, इन्फॉर्मेशन ओपन है, इन्फॉर्मेशन डेमोक्रेटाइज्ड हो गई है। ठीक है, तो वो सारा कुछ यूट्यूब पे पड़ा है, आप आराम से वहाँ पे जाके देखें और सारा प्लान करें। अदरवाइज आप यूडेमी पे जाएं, आप कोर्सेरा पे जाएं, कोर्स उठाएं, उसके अंदर बना बनाया पूरा रोड मैप होता है, आप उस चीज़ को फॉलो कर लें, वो फ्री में होता है, और उस रोड मैप में हर कोर्स परचेज करने से पहले उसके पूरे कोर्स कंटेंट आपको दिखाए जाते हैं, आउटलाइन। आप उसमें देखें कि जो आपने लिस्ट बनाई थी लिंक्डइन और इंडीड और फाइवर से मिक्स करके वो किस किस कोर्स में मैच हो रही है। आपको 3 कोर्स में, लेकिन तीनों कोर्सों में मेरा सारा काम हो रहा है, आप उन तीनों कोर्सों को देख लें। अच्छा, सो दिस इज हाउ आई वुड हैव लर्न द स्किल कि अगर आज मैं करना चाहता हूँ वेबसाइट डिजाइनिंग का, इन द सेम वे आप इसको किसी भी स्किल पे अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो वेबसाइट हो, Exactly. वीडियो एडिटिंग हो, या डिजाइनिंग हो, Exactly. या सोशल मीडिया मार्केटिंग। एग्जैक्टली। आपका इलाका वैसे कौन सा है? वैसे ये पहले होना चाहिए था अगेन लेकिन मैं एंड में पूछ रहा हूँ। हमारा बेसिकली सॉल्ट रेंज, जब आप इस्लामाबाद से लाहौर या लाहौर से इस्लामाबाद जाते हैं तो जहाँ जो माउंटेनियस रीजन आता है, ठीक है, तो वो बेसिकली हमारा इलाका है, सॉल्ट रेंज, खेवड़ा, पिंड दादन खान। अच्छा, ठीक है, तो वो हमारा एरिया है। आपकी मैट्रिक या मिडिल कहाँ से थी? मेरी मैट्रिकुलेशन मेरे अपने होम टाउन से ही थी, ठीक है, पिंड दादन खान से ही थी, ठीक है, तो बल्कि मैंने अपनी नर्सरी से लेके मैट्रिक तक वहीं एक ही स्कूल से पढ़ा है, वही सारे टीचर्स थे जिन्होंने मुझे छोटा भी देखा और मैट्रिक में भी उन्होंने मुझे अलविदा किया। बल्कि अब भी जब मेरी बड़ी ख्वाहिश होती है कि मैं अपने स्कूल टीचर्स से जाके वापस मिलूं, बल्कि मेरी वालिदा मुझे बताती हैं कि अक्सर जब वो स्कूल टीचर्स मिलती हैं तो वो कहती हैं कि अच्छा विकास के क्या हाल है, ठीक है, खैरियत से। तो उनका इसमें ना मतलब मेरे टीचर्स का बड़ा एक इसमें रोल है। एक हमारी उर्दू की टीचर थी, वो मुझे ब्रेक टाइम जब हमारा होता था ना, तो उसमें वो कहती थी कि नहीं तुम लाइब्रेरी में जाओ, लाइब्रेरी में जाके बुक्स पढ़ो, अच्छा, तुमने बाहर नहीं खेलना जाके। अब इसको कुछ लोग कहेंगे कि यार बच्चे को खेलने दो, खेलने को हमारे पास बड़ा टाइम होता था, हम स्कूल के बाहर भी जाके Pentium 2 मेरे पास होता था। अच्छा, अब फिर एज का क्वेश्चन ना पूछिएगा ठीक है, Pentium 2 मेरे पास होता था, तो Pentium 2 पे हम जनाब वो डॉस की फ्लॉपी डिस्क डालते थे, और उसके अंदर डॉस की गेम्स होती थी, बड़ा कम Windows 98 होती थी, और डेली हमारी प्रैक्टिस होती थी कि डेली Windows 98 अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल करनी है एमी। अच्छा, कोई काम तो होता नहीं था, शुरू से ही टेक से जो है ना वो आपकी वो मामू लेके आए थे एक Pentium 2 सिस्टम, तो बस वहाँ से मेरा इंटरेस्ट डेवलप हुआ। फिर स्कूल के अंदर मेरी 8th क्लास तक मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं थी। अच्छा, तो 8th क्लास में मेरी इंग्लिश टीचर थी, मैंने उनसे 9th क्लास में जब मैं आया तो इंग्लिश टीचर थी, मैंने उनसे कंसल्ट किया, वो पंजाब यूनिवर्सिटी से उन्होंने माशाल्लाह से इंग्लिश पढ़ के वो गई हुई थी। उनको मैंने कहा कि मुझे इंग्लिश सीखनी है, मुझे इंग्लिश इंप्रूव करनी है। अब वो कोई इवेंट ऐसा हुआ था कि मेरे इंग्लिश में मार्क्स कम थे या इस तरह कुछ हुआ था, मतलब मुझे मेरी मोटिवेशन कुछ हुई थी, तो वहाँ से फिर मैंने इंग्लिश अपनी इम्प्रूव की, और जो वो एक मेरे लिए एक
सारा एक सीन था। तो मैट्रिकुलेशन तक मैंने उस एक ही स्कूल में पढ़ा। अच्छा। तो वो एक बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह वो ऐसा एक्सपीरियंस था कि मैं आपको बताऊं कि जब छुट्टी होती थी ना इतवार का दिन, तो मेरा दिल नहीं लगता था। अच्छा, वो क्यों? ये छुट्टी है, स्कूल नहीं जा रहे आज। अच्छा, ख़ास क्या था स्कूल में जो आप? स्कूल में टीचर्स, अपने कोलीग्स, तो वो एक स्कूल के साथ ना एक बड़ी निस्बत सी आपकी जोड़, मेरी स्पेशली एक कनेक्शन था मेरा स्कूल के साथ। अच्छा। ठीक है, तो मैट्रिकुलेशन में मेरे बहुत हाई मार्क्स नहीं थे, लेकिन आज भी शायद बोर्ड के ऊपर मेरा 3rd-4th नंबर पे मेरा नाम हो। अच्छा, स्कूल यानी कि आप पढ़ने वाले बच्चों में, पढ़ने वाले बच्चों में मैं शामिल हो गया था तकरीबन 8th 9th 10th में जाके, उससे पहले नहीं। वो थीटा किस्म के बच्चे थे? नहीं, थीटा भी नहीं था मैं। ठीक है, थीटा भी नहीं था मैं। हमारा उस टाइम ये कि हम 4-5 दोस्त होते थे, हम गेमिंग बहुत ज़्यादा करते थे। गेमिंग? ठीक है ना, कंप्यूटर गेम्स। अच्छा। तो हर चीज़ नहीं हमने ट्राई करनी। Pentium 4 उस टाइम, फिर लेटेस्ट उस टाइम Pentium 4 चल रहा था उस टाइम। अच्छा। Pentium 4 फिर आया हमारे पास। अच्छा। तो Pentium 4 उस टाइम तकरीबन 2008, तकरीबन यार 9-10 की बात है मेरे ख्याल है, 8-9 की बात है, 8-9 के करीब आया था उस टाइम। तकरीबन 30,000 का हमने लिया था Pentium 4। अच्छा। 30,000 रुपीज़ 2008-9 में मेरे ख्याल है। दैट वाज टू मच। कुछ ना कुछ एक तो वूफर सिस्टम भी साथ था। वो पीसी Pentium 4 आज तक मेरे घर में पड़ा है और वो चलता है। अच्छा। ठीक है, उसका मदरबोर्ड चेंज हुआ है कई दफ़ा, बट चलता है। उसकी बॉडी वही है, उसके वूफर सिस्टम अभी तक, स्पीकर चलते हैं उसके। तो जो पुरानी चीज़ें हैं ना, वो ड्यूरेबल भी बड़ी होती थी। तो मैं समझता हूँ कि जो पुराने आपके ताल्लुक होते हैं, जो पुराने कनेक्शंस होते हैं ना, तो वो ड्यूरेबल होते हैं। ऐसा? ठीक है, ऐसा ही है। अच्छा, मैट्रिकुलेशन के बाद कहाँ एडमिशन लिया? मैट्रिकुलेशन के फील्ड बाद में लिया आपने? मैट्रिक जब मैंने किया तो मुझे शिफ्ट होना पड़ा रावलपिंडी में। तो एक गांव से अब जब सिटी में जब आप जाते हो ना, हाँ जी। ठीक है ना, तो वो एक बड़ा नया एक्सपीरियंस होता है आपके शिफ्ट लिए। होता है बहुत जो। मेरे लिए ट्रॉमेटिक किस्म का मैं कहूँ, मेरे लिए एक एक्सपीरियंस था, क्योंकि एक सिटी लाइफ बिल्कुल एक डिफरेंट चीज़ है। और कॉलेज जहाँ पे टीचर्स आपको खुला छोड़ देते हैं, ठीक है ना, कि आप पढ़ो पढ़ो, नहीं पढ़ो तो ना पढ़ो। हाँ जी। ठीक है ना, तो वो एक नई चीज़, एक फ्रीडम जो थी ना, वो मेरे लिए एक बड़ी चैलेंजिंग थी। अच्छा, फ्रीडम मेरे लिए पहले तो चैलेंजिंग थी। टीचर कह देते थे तुमने वहाँ बैठ के पढ़ना है। एग्जैक्टली, ठीक है, फ्रीडम मेरे लिए बड़ी चैलेंजिंग साबित हुई। तो मैंने FG सर सैयद कॉलेज जो वहाँ पे रावलपिंडी में, अच्छा। बेसिकली वो पिंडी बॉयज़। पिंडी बॉयज़। तो माशाल्लाह बड़ा वहाँ पे टीचर्स भी बहुत अच्छे थे। वहाँ से भी मेरा कंप्यूटर साइंस में बड़ा इंटरेस्ट डेवलप हुआ। हमारे सर थे वो, मैं बहुत अच्छी प्रोग्रामिंग भी करवाते थे और बड़ा इंटरेस्टिंग हमारा सारा सीन चलता था। बट द थिंग इज़ के सिटी लाइफ ने ना थोड़ा सा इम्पैक्टफुल क्रिएट किया। स्टडी मुतासिर हुई आपकी उसमें? स्टडी मुतासिर हुई। फिर मेरी हेल्थ के इश्यूज बन गए। जब मेरे फर्स्ट ईयर के पेपर्स चल रहे थे तो मुझे तकरीबन TB हुआ था मुझे। अच्छा। ठीक है, TB मुझे तकरीबन किस स्टेज पे था कि कफ मुझे इतनी शदीद होती थी कि आई यूज टू स्पिट ब्लड विद द कफ। अच्छा। ठीक है, और उस स्टेज में मैंने, मतलब मेरे जो FSC थे उसके 2-3 पेपर मैंने नहीं दिए थे। बट द थिंग इज़ कि मैंने उसमें फिर रिकवर किया। अब वो तकरीबन 8 to 9 मंथ्स का एक पीरियड था जिसमें मेरा पूरा ट्रीटमेंट चला था। अच्छा। ठीक है ना, उस ट्रीटमेंट में मैंने तकरीबन 7-8 महीने मैंने मिर्च को देखा तक भी नहीं। वो मेरा ट्रीटमेंट ऐसा था। और एक टाइम पे मुझे तकरीबन 10-11 टैबलेट्स, हैंडफुल टैबलेट्स मुझे खानी पड़ती थी एक टाइम में। तो अच्छा। हेल्थ इश्यूज़ एक तरफ, दूसरा सिटी लाइफ दूसरी तरफ। ठीक है, तो ये तीसरा मेरी सिस्टर ने और मेरे पेरेंट्स ने बहुत सपोर्ट किया हमें। बट द थिंग इज़ कि हमारे फाइनेंशियल कंडीशन उस टाइम बहुत अच्छे नहीं थे। तो लेकिन स्टिल हमने सर्वाइव किया अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, तो मैंने सेकंड ईयर में मेरा कोई साल ज़ाया नहीं हुआ। अच्छा। मैंने फर्स्ट ईयर के जो मुझे 1-2 पेपर्स में जो मेरे इशू होता वो मैंने सेकंड ईयर के अंदर क्लियर कर लिया। अच्छा। तो डिग्री के ऊपर भी कोई मसला नहीं बना। तो वो भी एक बड़ा चैलेंजिंग। किस सब्जेक्ट में किया था? प्री इंजीनियरिंग और मेडिकल? मेरा था इसमें ICS। अच्छा, ये थोड़ा सा बहुत कम स्टूडेंट्स हैं जो ICS में जाते हैं वैसे। उसकी वजह क्या? उसमें ये था कि कंप्यूटर्स में मैंने जब स्कूल में आपको मैट्रिक में डिसाइड करना होता है कि आपने बायोलॉजी रखनी है या कंप्यूटर साइंस रखनी है। हाँ जी। तो हमारे स्कूल में कोई अनफॉर्चुनेटली कंप्यूटर साइंस का टीचर तब तक कोई भी नहीं था। तो हमें तकरीबन 3 से 4 महीने हमें बायोलॉजी पढ़नी पड़ी। अच्छा। ठीक है, और वो मेरा बड़ा इंटरेस्ट डेवलप हो गया बायोलॉजी के अंदर। बहुत इंटरेस्ट डेवलप हो गया। मतलब समझ रहे, मैं कंप्यूटर भूल गया था। अच्छा। इतना बायोलॉजी में मेरा इंटरेस्ट डेवलप हो गया था। लेकिन जब स्कूल टीचर हायर हुआ
ठीक है, तो वो उसके बाद हमें ऑफर दी गई कि अच्छा जो कंप्यूटर साइंस रखना चाहते हैं वो उधर आ जाएं। अच्छा, मैंने कहा भाई कंप्यूटर साइंस में आ जाओ। तो कंप्यूटर साइंस में गए, हाँ। तो कंप्यूटर से फिर एक लगाव एक पैदा हो गया ना, नई से नई चीज़ें। उसी टाइम से क्यूरियोसिटी डेवलप हो गई थी नए से नए सॉफ्टवेयर करने की, नए। बल्कि मैं, हमारी जो कॉलोनी थी, मतलब मैं जब मैट्रिक में था, मैट्रिक का मेरा स्टेज था, उस टाइम वी वायरलेस PTCL के आते थे खंबे पे लगा के, वो हम यूज़ करते थे। कार्ड 500-100 रुपये वाला कार्ड लगाते थे। अब दोबारा एज को क्वेश्चन है कीजिएगा आप, ठीक है। तो मुझे अभी भी मुझे पासवर्ड भी, मुझे यूज़र ने भी पता था, vwireless@ptcl.com.pk, और डायलिंग कोड #777 होता था, पासवर्ड PTCL होता था। आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी है, ठीक है, मुझे अभी भी याद है उसका। तो कार्ड जब लगाते थे, इंटरनेट यूज़ हो रहा था तो कॉल भी नहीं आती थी, तो पूरी कॉलोनी में ना जब भी किसी को कोई इंटरनेट लगाना होता था, कोई चीज़ का इशू होता था, मुझे बुलाते थे। अच्छा, किसी के उस टाइम विंडोज 500 रुपये में होती थी। आप कितना करते थे? मैं कोई मेरा अच्छा, हमारी वहाँ पे जो कॉलोनी की मार्केट थी ना, वहाँ 2 बंदे थे जो कंप्यूटर्स का काम करते थे, और वो दोनों चार्ज करते थे। अच्छा, ठीक, कोई 500 लेता था। 500 बहुत बड़ी रकम थी उस टाइम पे। पूरे सिस्टम को वायरस सारा रिमूव करना, एंटीवायरस उस टाइम इंस्टॉल, विंडोज XP चलती थी, विंडोज XP न्यू आई थी, ठीक है। तो विंडोज विस्टा थोड़े अरसे बाद आई थी, तो विंडोज XP चलती थी। तो विंडोज XP में एंटीवायरस इंस्टॉल करना है, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने हैं, और विंडोज इंस्टॉल करनी है, तो उसके 500 रुपये बहुत बड़ी रकम थी उस टाइम। ठीक, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट करता था। अच्छा, मेरे पास पूरा एक फोल्डर होता था, उसके अंदर सीढ़ियाँ होती तो थी। उन 2 लड़कों ने आपको धमकी शमकी नहीं दी? आम तो मुझसे तो बहुत एजड थे, तो वो तो कोई इशू नहीं होता था। अच्छा, उनके साथ बड़ा अच्छा रिलेशन था मेरा भी, ठीक है, मतलब कोई इस तरह का सीन नहीं था। तो कॉलोनी के जितने भी लोग होते थे, इवन के मेरे टीचर्स भी, सारे लोग वो मुझे बुलाते थे। अच्छा, जब भी कोई विंडोज इंस्टॉल, इवन के मैं एक दफ़ा क्या हुआ कि हमारे फिजिक्स के टीचर थे, उन्होंने मुझे बुलाया कि भैया सिस्टम का मसला है तो आप चेक करो। अब मुझे समझ ना आ रही क्या मसला है, मैंने रैम भी निकाल के साफ़ की, उसके ऊपर कार्बन आ जाता है, डिस्प्ले नहीं आ रहा था, बहुत सारे मैंने पंगे किए, कुछ भी नहीं हुआ। अब पावर सप्लाई पे एक बटन होता है, स्विच होता है, ठीक है, वो होता है वोल्टेज का, ठीक है। अब मुझे कुछ ने सूझी तो नहीं, समझ तो नहीं आ रही थी। मैंने कहा इसको नीचे है तो ऊपर कर दो, ऊपर है तो नीचे करके चला के देखते हैं। और जैसे ही मैंने उसको चेंज किया, ऑन किया, पड़क। अच्छा, जो मतलब वो क्या हुआ, पूरी पावर सप्लाई फारिग होगी ना, ठीक है। अब कमरे में जनाब पूरा काला धुआं फैल रहा है, अजीब सी उसकी स्मेल। मैं शर्मसार, मैंने कहा यार अब काम खराब हो गया, ये तो मैंने पहले से ही काम खराब कर दिया। तो खैर वो एक बड़ा फ़नी एक्सपीरियंस था मेरे लिए। एक मतलब एक होती है ना कि आप परेशान होते हो, यार ये क्या हो गया। कवर अप कैसे किया? कवर अप कुछ नहीं किया, मैं हवास बागता था, मैं बोल ही कुछ नहीं रहा था वहाँ पे। ठीक है, तो पहले हमारी ये थी कि यार इसको धुएं को कैसे बाहर निकालना है, ये वो। फिर सर ने बाद में नई सप्लाई ली होगी, कुछ किया होगा। तो बहरहाल ऐसे भी एक्सपीरियंसेस होते हैं। IT में हमेशा अच्छे एक्सपीरियंसेस भी नहीं होते। ये कब की बात है? ये मेरे मैट्रिक से के पहले की बात है। 9th-10th में ही था उस टाइम में। मैं क्योंकि ट्यूशन पढ़ता, ट्यूशन मेरे पेरेंट्स ने मुझे बचपन से लगवाया। अच्छा, ठीक है ना, तो समझ लो मेरा सेकंड होम होता था ट्यूशन। अच्छा, तो मुख्तलिफ टीचर्स के पास, अपने स्कूल टीचर्स के साथ, वो स्कूल टीचर्स जिनको हमने बचपन से देखा है, तो समझ लें कि उनके साथ एक रिलेशन सिर्फ टीचर वाला ही नहीं था, बल्कि मतलब रिलेशन ऐसा था कि बहुत क्लोज। हाँ, मतलब मेरी एक माँ भी नहीं थी, मैं उनको माँ के दर्जे पे देखता था। ठीक है, तो वो उन्होंने बहुत तरबियत में भी और मतलब सिखाने में भी उन्होंने बहुत साथ दिया, टीचर्स ने मेरे। FSC तक FSC कर लिया आपने, और आपने ICS से क्या किया, ठीक है, और आपने उसको क्लियर कर लिया विदाउट एनी बिल्कुल डिले। बिल्कुल ऐसे ही। BS कब स्टार्ट किया आपने? BS मैंने स्टार्ट किया था 2014 में। अच्छा, फिर ठीक है, तो मैंने तकरीबन यहाँ तक आपने कोई स्किल्स सीखा था? स्किल मेरे पास इस टाइम तक था, वीडियो एडिटिंग का स्किल था मेरे पास, वेबसाइट डिज़ाइनिंग का स्किल था मेरे पास। इस FSC करने तक हो गया था? जब मैं FSC करने तक मेरे पास ये स्किल्स थे। ठीक है, तो वीडियो एडिटिंग का स्किल था, वेबसाइट डिज़ाइनिंग का स्किल था। उस वक्त तो ये चीज़ें इतनी ज़्यादा कॉमन नहीं थी। मैं इवन के यूट्यूब के ऊपर अपना चैनल बना के उस पर मैंने मुख्तलिफ किस्म के ट्यूटोरियल्स अपलोड करता था मैं। अच्छा, ठीक है, कैमटेसिया से स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्यूटोरियल्स में अपलोड करके यूट्यूब चैनल पे अपलोड किया करता था, और मैं अपने टीचर्स को शेयर किया करता था। उस टाइम व्हाट्सएप तो यूज़ में था ही नहीं इतना ज़्यादा। मेरे पास एक फ्लिप फ़ोन होता था, मोटरोला वाला, रेजर।
मैं SMS मार्केटिंग के ज़रिए अपने वो लिंक्स जो है वो मैं अपने टीचर्स को भेजा करता था। ठीक है, तो वो मुझे बड़ा अप्रिशिएट करते थे। उस ज़माने में SMS सबसे बड़ी चीज़ थी। हाँ। SMS सबसे, इवन के व्हाट्सएप की $2 आई थिंक प्राइस होती थी उस टाइम। मैंने $2 मैंने तकरीबन 2 साल मैंने $2 उसके प्राइस पे की है। अच्छा। ये जब मेटा ने फेसबुक ने अक्वायर किया था व्हाट्सएप को तब इसने फ्री किया, नहीं तो व्हाट्सएप की प्राइस होती थी। अच्छा। ठीक है, तो उस टाइम मेरे पास मतलब क्यू मोबाइल होता था, टच, पहला टच मेरे पास क्यू मोबाइल आया था, वो भी सिस्टर ने परचेज करके दिया था। तो बहरहाल उस टाइम पे मेरे पास वेबसाइट डिज़ाइनिंग थी, यूट्यूब का स्किल था, वीडियो एडिटिंग का स्किल था, और डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ के अंदर पंगे शंगे लेके इसमें अर्निंग भी कर रहे थे यहाँ तक? अर्निंग मेरी एज सच बीच में कुछ प्रोजेक्ट्स थे, बट मेरा सोल फोकस उसके ऊपर नहीं था। अर्निंग नहीं था क्योंकि मेरा ये था कि पढ़ना है। अच्छा। अभी सिर्फ पढ़ना है, वो टिपिकल जो था कि पैसे कमा लेंगे और बस पैसे कमाने की तरफ तो ध्यान ही नहीं था ना, अवेयरनेस ही नहीं थी हमें। अच्छा। कि कोई इस चीज़ से भी पैसे कमाए जा सकते हैं, पैसे कमाने चाहिए, अवेयरनेस ही नहीं थी हमारी। स्किल सीखा हुआ था, ठीक है, स्किल सीखा था सिर्फ अपने यूज़ के लिए। ठीक है, फेसबुक के ऊपर हम तकरीबन 400K प्लस लाइक्स वाला पेज चला रहे थे। ठीक है, डिफरेंट पैट्रियोटिक किस्म के पेजेस होते थे उस टाइम, वो हम एडमिन होते थे। ठीक है, तो डिफरेंट पेजेस हम उस टाइम चला रहे होते थे, तो वो सोशल मीडिया का भी स्किल था हमारे पास, लेकिन उसको मोनेटाइज नहीं किया कभी। अब यहाँ पे ज़रूरत है, आजकल के ज़माने में तो अवेयरनेस इतनी ज़्यादा आ गई है, आप हर बंदा कह रहा है यार मोनेटाइज करो अपने स्किल्स को, सेल व्हाट यू नो। ठीक है, हमारे ज़माने में नहीं था, ये चीज़ नहीं थी। तो अच्छा, 2014 में आपने BS स्टार्ट किया? तो कुछ रीजंस की वजह से मैंने उसको मुझे छोड़ना पड़ा तकरीबन 5th सेमेस्टर में। BS किस में? BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में था, फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी से। आप अपनी फील्ड चूज कर चुके थे ऑलरेडी? फील्ड में चूज कर चुका था। अच्छा। तो कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे बने कि मुझे वो छोड़नी पड़ी डिग्री। ठीक है। तो फिर मैंने कंटिन्यू की 2020 में, अभी रिसेंटली। ठीक है। तो लेकिन क्योंकि यहाँ तक 2020 तक मतलब हमने DIP को भी स्टार्ट कर लिया हुआ था। पहले आपने स्टार्ट किया था वो किस फील्ड में था? सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में था। अच्छा, यानी आप पहले अपनी वो फील्ड चूज कर सकते थे और उसी में ही जाना चाह रहे थे? एग्जैक्टली, फील्ड मेरी चूज हो चुकी थी। बीच में जो सारा पीरियड था वो बेसिकली सेल्फ डेवलपमेंट का था, स्किल्स एक्विजिशन का था। ठीक है, एक पूरा एक फेज गुजरा था। ठीक है, डिफरेंट चीज़ों के अंदर। तो वो सारा कवर अप होने के बाद फिर सोचा कि चलें, अब इंस्टीट्यूट भी है, एजेंसी में भी काम कर रहे हैं, सर्विसेज भी दे रहे हैं। ठीक है, अब ग्रेजुएशन भी होनी चाहिए। 2020 में आपकी ये सब कुछ डेवलप हो चुका था। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन जब आप कुछ लोगों में जाके बैठते हैं ना, वो आपके क्रेडेंशियल्स पूछते हैं। ठीक है, हमारी इंडस्ट्री में सिर्फ स्किल के बारे में बात की जाती है कि आपको आता है कि आपकी अकम्पलिशमेंट्स क्या हैं, लेकिन आई बिलीव कि आपके क्रेडेंशियल्स भी इंपॉर्टेंट है, आपकी एजुकेशन भी इंपॉर्टेंट है। पोर्टफोलियो तो था ही था, एजुकेशन। और मैं यहाँ पे जो पेरेंट्स भी हमारे इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, उनको भी मैं ये चीज़ कहूँगा कि अपने बच्चों को एटलीस्ट ग्रेजुएशन लाजमी करवाएं। अच्छा, इसका ये ठीक है, आपकी एक्सपेक्टेशंस शायद उस तरह की नहीं है यूनिवर्सिटीज़ हमारे एजुकेशन एकेडेमिया से, बट जो आपकी ग्रेजुएशन है वो आपके बच्चों को बहुत मैच्योर करती है। सही है। ठीक है, तो ग्रेजुएशन लाजमी करवाएं। तो मैंने इसी चीज़ में सोचा कि मुझे अब ग्रेजुएशन तो करनी है, तो चलो क्यों ना किसी अच्छी इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, इमर्जिंग साइंस के अंदर की जाए। तो देन आई चोज BS आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अच्छा, तो वो मैंने UMT से मतलब मैंने उसको स्टार्ट किया। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान में ये बहुत कम लोग, बहुत कम यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि AI में काम करवा रही हैं। तो वैसे तो आइडियली तो अगर किसी के पास इफ़ दे हैव दैट काइंड ऑफ एन इन्वेस्टमेंट कि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की डिग्री बाहर से करें तो वो ज़्यादा प्रेफरेबल है। बट अगर बैचलर्स आप यहाँ से करके मास्टर्स बाहर से कर लें तो वो ज़्यादा बेहतर है। मास्टर्स बाहर से करें, मास्टर्स एटलीस्ट आपको, अगर आप AI या डाटा साइंसेज या IoT या इस तरह की किसी इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के अंदर अगर आप अपनी कॉम्पिटेंसी, अगर आप मतलब अपने एकेडमिक क्रेडेंशियल्स डेवलप करना चाह रहे हैं, तो वो फिर आपकी मास्टर्स एटलीस्ट PhD वगैरह बाहर से होनी चाहिए, ताकि आप वापस आके अपने मुल्क के अंदर एक अच्छी खिदमत सर अंजाम दे सकें। अच्छा, ये जो डिजिटल इंस्टीट्यूट ऑफ पाकिस्तान इदारा है, ये कब मारज़ वजूद में आया? ये हमने बेसिकली सोचा था 2020 में। ठीक है, हम एजेंसी तो चला ही रहे थे, ऑटो फोकस स्टूडियोज़। ठीक है, हमें बेसिकली कांस्टेंट नीड थी, हमारा कांस्टेंट इशू था कि हमें जो टैलेंट मिलता था ना पाकिस्तानी मार्केट प्लेस से, ठीक है, वो अप टू द स्टैंडर्ड टैलेंट नहीं था। अच्छा, इश्यूज़ बहुत ज़्यादा थे। एक तो उनका स्किल सेट उतना अच्छा नहीं होता था। स्किल सेट अच्छा होता था तो वो ड्रामे बड़े होते थे,
ठीक है। ठीक है, अब मैं इसको ड्रामे का ड्रामे लफ्ज़ है, ड्रामे में इसलिए कह रहा हूँ कि नंबर बंद कर देंगे, अच्छा, ठीक है, सीरियसनेस, सीरियसनेस नहीं होगी, रिस्पॉन्स नहीं देंगे, ठीक है, टाइम पे चीज़ कंप्लीट नहीं करेंगे, ठीक है, ठीक है, एक हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, उस कॉन्ट्रैक्ट को बाद में चल के मॉडिफाई करने की बातें करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट की ड्यूरेशन भी अभी तक ख़त्म नहीं हुई, उसमें वो कह रहे हैं कि नहीं हम ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, बहुत सारे ऐसे इशू, ड्रामों के ऊपर तो पूरी पॉडकास्ट लेता बनती है, ठीक है, सर्विस प्रोवाइडर्स के ड्रामे जो होते हैं। हमने ये सोचा कि अच्छा क्यों ना हम खुद अपनी वर्कफोर्स तैयार करें, ठीक है, एक तरफ लोगों को स्किल सेट सीखने की भी ज़रूरत है, दूसरी तरफ हम कुछ स्टूडेंट्स को सिखाते हैं, बैचेस करवाते हैं, उनमें से जो अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स हैं उनको हम अपना पार्टनर बना लेते हैं, परसेंटेज बेसिस पे उनको अपना वो खुद भी सीखें, अच्छी सोच है, ठीक है। तो ये काम हमने स्टार्ट किया, तो 2020 में कोविड के टाइम पे हमने बेसिकली स्टार्ट किया कि अच्छा दिस इज़ द टाइम कि जिसमें लोग घरों में बैठे हैं और लोगों के पास टाइम है तो लोग सीख सकते हैं, तो वहाँ पे हमने स्टार्ट किया और हमने बहुत अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह हमें रिस्पॉन्स मिला, बहुत अच्छी सक्सेस स्टोरीज हमने बहुत कम टाइम में निकाली, तो वो एक हमारे लिए बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा था। एज ए ट्रेनर कितने लोगों को ट्रेन कर चुके हैं आप? मैंने कमोबेश पाकिस्तान में 5,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स को ट्रेन किया डिफरेंट सेमिनार्स में, वर्कशॉप्स में और कोर्सेज में, मेल फीमेल मेल फीमेल। तो उसमें फीमेल्स का तो हमारा ये प्रेफरेंस होती है कि ऑनलाइन एजुकेशन हम दें, जूम के ऊपर, क्योंकि थोड़ा सा जो हमारे कल्चरल बैरियर्स हैं, रिलीजियस बैरियर्स हैं, उन चीज़ों को रिस्पेक्ट में रखते हुए हम ये कहते हैं कि उनकी ख़वातीन की जो एजुकेशन है वो एक्सेसिबल होनी चाहिए, और एक्सेसिबल तब इस केस में नहीं हो सकती कि आप उनको कहें कि आप फ़लाँ सिटी में फ़लाँ सेंटर में आके बैठें, दैट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर देम, फॉर एवरीबॉडी, फॉर एवरी वुमेन आउट देयर, ठीक है। तो हम उनको ये कहते हैं कि अच्छा आप फ्रॉम द कम्फर्ट ऑफ योर होम आप हमारे कोर्सेज को घर से ले सकते हो, इसलिए DIP जब हमने स्टार्ट किया था ना, हमने इसका एंटायरली इसका मोड ऑनलाइन रखा था, ठीक है। हमारा स्टूडेंट जो होता था वो या तो यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था, या कॉलेज या स्कूल का, या जॉबियर था, या फिर हाउस वाइफ थे, या वट एवर एक खातून थी, डिफरेंट किस्म के ये हमारी ऑडियंसेस होती थी, ठीक है, ठीक है। तो इसलिए हमने मतलब मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 5,000 से ज़्यादा टोटल कमोबेश स्टूडेंट्स को मैंने ट्रेन किया, उसमें बहुत तरह के लोग थे, कई लोगों को फिजिकली भी ट्रेन किया सेमिनार्स में, वर्कशॉप्स में, और बहुत सारे लोगों को ऑनलाइन भी ट्रेन किया। हाउ मैनी ऑफ देम आर अर्निंग? अच्छा, इसमें एग्जैक्ट स्टैट्स एंड फिगर्स हमारे पास नहीं होते, लेकिन यह है कि आप कोई सक्सेस रेट जो है ना, वो सक्सेस रेट की बात करूँ ना, सक्सेस रेट ऑलमोस्ट चलता है 30-40%। अच्छा, रियलिस्टिकली आप 30-40% भी ना, मैं थोड़ा सा एग्जैजरेट कर रहा हूँ, अच्छा, ठीक है, अमूमन इतना होता नहीं है। कोई भी आप कोर्स उठा लेना, उसमें अगर 20 बच्चे हैं या 10 बच्चे हैं, उन 10 बच्चों में से 1-2 बच्चों ने ही काम करना होता है, ऐसा ही 1-2 बच्चे ने ही काम करना होता है, ठीक है। ये तो मैं समझता हूँ कि 10% से भी कम सक्सेस रेट रियलिस्टिकली होता है। अच्छा, जितने लोग भी ब्रैग करते हैं ना कि हमारा सक्सेस रेट इतना है, उतना पॉसिबल नहीं हो सकता, खुसूसन पाकिस्तानी एक मार्केट प्लेस में, ठीक है। तो लेकिन जो सक्सेस स्टोरीज निकलती हैं वो बड़ी अच्छी निकलती हैं, ठीक है ना। हमारे हमारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मोटरवेज की वेबसाइट्स बनाई हुई हैं, अच्छा, ठीक है, जो इस टाइम बड़ी अच्छी अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस में जॉब कर रहे हैं, 6 फिगर सैलरीज भी ले रहे हैं लोकल मार्केट में। और कई अभी एक मेरे स्टूडेंट से बात हो रही थी, वो इस टाइम यूएस के साथ यूएस बेस्ड एक बिजनेस है, उसके साथ इंटर्नशिप कर रहा है, अच्छा, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो इस तरह काम कर रहे हैं। तो हमारी कोशिश होती है कि जब भी वो स्टूडेंट हमें अप्रोच करे, हम उसकी क्यूरी को एंटरटेन करें, लेकिन हम हर टाइम स्टूडेंट के साथ इन टच भी नहीं होते, बिकॉज इट इज़ रियलिस्टिकली नॉट पॉसिबल फॉर अस कि हम हर स्टूडेंट को अप्रोच कर सकें। बट हमने इनको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया होता है, व्हाट्सएप ग्रुप की शक्ल में, स्लैक चैनल की शक्ल में, तो उसमें जो इनको क्यूरीज आती हैं वो हम उनको एंटरटेन करते हैं। बट 50% कहना या मोर देन 50% कहना सक्सेस रेट, दैट इज़ नॉट रियलिस्टिकली पॉसिबल। मैं इसको 30% से कम ही कहूँगा। एंड मतलब हमारा जो स्टूडेंट का रिस्पॉन्स था, जो स्टूडेंट का सक्सेस रेट था, वो हमारे लिए एक इनफ मोटिवेटिंग फैक्टर था कि हम इस चीज़ को आगे लेके चलें। और DIP का जो अगला मॉडल हम इस टाइम कर रहे हैं, DIP के मेजर कई स्टूडेंट्स हैं जो भी ये पॉडकास्ट देखेंगे, कई स्टूडेंट्स हैं हमारे जो स्कॉलरशिप के ऊपर हमारे पास होते हैं, पेड नहीं होते, ठीक है। तो अब हम इंटायरली स्कॉलरशिप मॉडल पे जा रहे हैं, शिफ्ट हो रहे हैं, अच्छा, ठीक है। उसमें फिर डेफिनेटली स्टूडेंट्स जो हमारे पास रहे हैं उनको पता ही है कि हमारे कुछ थोड़े से टफ कंस्ट्रेंट्स होते हैं, अटेंडेंस के, एक्टिविटी के, असाइनमेंट्स के, वो जब मीट नहीं होते तो उनको हम स्ट्रेट अवे क्लास से डिस्क्वालीफाई भी कर देते होते हैं, ठीक है, ठीक है। तो इस वाले से फिर हम आगे मतलब ये कि अभी कुछ आप स्कॉलरशिप थी और कुछ आप पेड थे, हाइब्रिड मॉडल चल रहा था हमारा।
अब टोटली हम जो है ना वो इसको स्कॉलरशिप बेस Exactly. कर देंगे। एग्जैक्टली रीज़न बिहाइंड दिस? रीज़न ये है कि इस टाइम मतलब एजुकेशन जो है ना वो बहुत एक्सेसिबल है, तो ठीक है। ठीक है, लेकिन हम भी एजुकेशन को एक्सेसिबिलिटी में अपना पार्ट प्ले करना चाह रहे हैं। इस टाइम ठीक जो है। हमारे फाइनेंशियल कंडीशंस हैं, हमारे इकोनॉमिक कंस्ट्रेंट्स हैं, जो हमारी कंट्री एक जो इन्फ्लेशन है, अनएम्प्लॉयमेंट है, जितने भी इश्यूज चल रहे हैं, इसमें बड़े मतलब पे करना और किसी चीज़ को करना वो थोड़ा सा मुश्किल है स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। अच्छा। अच्छा, इसमें फिर आप एक डिबेट, आप ये काउंटर नैरेटिव ये आ सकता है कि स्टूडेंट फिर सीरियस नहीं होता, डेफिनेटली। ठीक है, जब वो पैसे अपनी जेब से नहीं निकालेगा तो वो सीरियस नहीं होगा। तो हम ये समझते हैं कि जो हमने वो सिस्टम पुट इन किया ना स्कॉलरशिप का और डिफरेंट चीज़ों का, वो इसलिए पुट इन किया कि अच्छा। आप जब अटेंडेंस क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करोगे, आप जब क्लास में एक्टिविटी का क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करोगे, ठीक है। तो डेफिनेटली आप डिस्क्वालिफिकेशन की तरफ जाओगे। और वैसे भी जो स्टूडेंट पैसे देता है वो अपने कौन से देते हैं? वो अपने Exactly माँ बाप ऐसे ही के है। निकाल के देता है और उस पे वो सीरियस अच्छा, नहीं फिर होता। हम हमारे हर कोर्स में ना एक चीज़ होती है, जो भी हमारा स्कॉलरशिप का स्टूडेंट होता है, हम उसको एक चीज़ कहते हैं कि जब आप कमाने शुरू हो जाओगे आप हमारी फीस रिटर्न कर देना। सही है। तो और कितने लोगों ने रिटर्न किया? कई स्टूडेंट्स होते हैं, और कई स्टूडेंट्स हमें पता होता है कमा रहे हैं, नहीं रिटर्न किया उन्होंने, हम पूछते भी नहीं है, ठीक है। ठीक है, जो खुद से दे दे, जो खुद से दे दे वो दे दे, ठीक है। अदरवाइज हमें ज़रूरत भी नहीं है। हम मतलब अल्हम्दुलिल्लाह। कोचिंग बिजनेस में हम सिर्फ लोगों को एम्पावर करना चाह रहे जी। हैं। हम पाकिस्तान की इकोनॉमी को, आईटी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री, सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट इंडस्ट्री, इसको एम्पावर करना चाह रहे हैं। हमारा तो ठीक। स्टेक ही है कि हम ठीक इन इस पूरे जो एक सेगमेंट है इसको हम एम्पावर करें। बिजनेस ठीक है। हमारा अलग से चल रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है ना, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बिल्कुल अलग फील्ड है। इसको हम बिजनेस, बाकी लोगों की तरह हम बिजनेस इंटेंशन के साथ नहीं आए। हम आए हैं कि हम जो बच्चा हमारे पास आए हम उसको काउंसलिंग करें, ठीक है। ठीक है, हम उसको बताएं कि तुम्हारे लिए ये स्किल अच्छा है और हम ये आपको प्रोवाइड कर सकते हैं या नहीं कर सकते। नहीं कर सकते तो वो लोग हैं जो अच्छा प्रोवाइड करें, उनके पास चले जाओ। अच्छा। हमने कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको हमने रेफ़र भी किया है दूसरे जगहों पे, ठीक है। ठीक है, दूसरे इंस्टीट्यूट्स में भी रेफ़र किया, क्योंकि जस्ट बिकॉज कि हमारी वो डोमेन नहीं है, हाँ जी। ठीक है ना, उनकी डोमेन है और कोई अच्छा उसके अंदर है तो हम एग्जैक्ट। उसको अच्छा, रेफर करें। ऐसा नहीं है कि वो हम स्किल हमारे पास नहीं है, ठीक लेकिन हमारे पास उतना एक्सपीरियंस नहीं है जितना उनके पास है। ठीक है। आप उनके पास चले जाओ अगर आपने सीखना है। ठीक है। ठीक है। तो ये भी होती है, इस तरह भी हमारे पास ऐसे केसेस रहे। अच्छा, आप अभी बता रहे थे कि हम बिजनेस हमारा अच्छा जा रहा है, हम्म, तो बिजनेस में क्या सर्विसेज हैं? हमारे यहाँ डिफरेंट सर्विसेज हैं। एक जो हमारी मेन जो सर्विस है वो स्टार्टअप मैनेजमेंट की, अच्छा। ठीक है, क्योंकि हम जितने भी ऑटो फोकस स्टूडियोज़ में या डीआईपी में जितने भी आप और मैं, हम हमारे तरह के जितने और भी ट्रेनर्स हैं हमारे पास, हम सब अपने अपने स्टार्टअप्स कर रहे हैं। तो हमें पता है कि एक स्टार्टअप को इनिशिएट करने में उसके क्या फेजेस होते हैं। स्टार्टअप मैनेजमेंट एक हमारा मेन चीज़ है। ठीक है। सेकंड थिंग ये सोशल मीडिया मैनेजमेंट है। एक ठीक बिजनेस है। को इंटायरली उसका सोशल मीडिया मैनेज करना, ईच एंड एवरीथिंग। सोशल मीडिया मार्केटिंग की सर्विस है, वेबसाइट ठीक है। डिज़ाइनिंग की सर्विस है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, वीडियो एडिटिंग है, इसके अलावा इवेंट कवरेज है, ठीक है। तो ठीक है। इसके अलावा भी और बहुत सारी सर्विसेज हैं। हाउ यू डू क्लाइंट हंटिंग सर? क्लाइंट हंटिंग की जान, क्लाइंट एक्विजिशन की टेक्निक्स के ऊपर तो पूरी एक पॉडकास्ट मेरे ख्याल है वो डिज़र्व करती है। बट मैं समझता हूँ कि हमारा जो मेजरली चलता है ना वो होता है वर्ड ऑफ माउथ के ऊपर। अच्छा, ठीक है, मसलन थोड़ा सा एक्सप्लेन जब आप एक क्लाइंट को अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करते हो ना, सेटिस्फैक्ट्री सर्विसेज प्रोवाइड करते हो, तो वो क्लाइंट हमेशा आपको रेफर करता है। रेफरल बेस, ठीक ठीक है, तो रेफरल बेस जो हमारे पास क्लाइंट्स हैं वो सबसे ज़्यादा क्लाइंट्स हैं हमारे पास। तो और लेकिन वो उससे पहले वो जो रेफरेंस बनाना है वो दैट इज इम्पोर्टेंट एंड आई एम टॉकिंग अबाउट दैट पार्ट। वो आप बना सकते हो जब आप अथॉरिटी बनते हो। अथॉरिटी एक है आउटबाउंड टेक्निक्स। आउटबाउंड टेक्निक्स ये होती हैं कि आपने सोशल मीडिया मार्केटिंग करके ऐड चला दिया, ठीक है। ठीक है ना। एक है कि मतलब डिफरेंट चीज़ है ना, ऐड चला दिया आपने, किसी जगह स्पॉन्सरशिप ऐड कर लिया, कुछ ना कुछ कर लिया आपने। दूसरी चीज़ें हैं कि आपने कोई लिंक्डइन ग्रुप ज्वाइन कर लिया, आपने फेसबुक ग्रुप ज्वाइन कर लिया और वहाँ पे आपने लोगों को एजुकेशन देना शुरू कर दी। क्लाइंट्स हैं वहाँ पे, इन्वेस्टर बैठा है, क्लाइंट बैठा है, बिजनेसेस बैठे हैं, आपने उन लोगों की क्यूरीज को एंटरटेन करना शुरू कर दिया। ठीक है। आप डेली बेसिस पे उन लोगों को एजुकेट कर रहे हो डिफरेंट नई नई ट्रेंड्स के ऊपर, नई नई चीज़ों के ऊपर। लोग कहेंगे अच्छा यार ये रमज़ान साहब हैं, ये बहुत वैल्यूएबल कंटेंट देते हैं। आप जब ग्रुप में नज़र आओगे ना जी, कि कंटेंट में ये रमज़ान साहब हैं, बिल्कुल, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली आपके इनबॉक्स में रिक्वेस्ट आएंगी। सेकेंडली, जब किसी को कोई मसला होगा, आप उसका हल दोगे, हाँ जी, तो वो कहेगा यार आप ही आके कर लो मेरा काम, डेफिनेटली, ठीक है। हम ऐसा भी करते हैं कि डिफरेंट क्लाइंट है, अच्छा उस क्लाइंट की हम लाइक उसकी वेबसाइट पे जाते हैं,
उसकी वेबसाइट का कंप्लीट ठीक है। ऑडिट करते हैं, उसका सोशल मीडिया का कंप्लीट ऑडिट करते हैं, ठीक है। और उसकी कुछ सैम्पल चीज़ें बना के, जिसमें वीडियोस और पोस्टर्स भी हो सकते हैं, जी, जी। उसकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी भी हो सकती है, जी। वो उसको फ्री में डिलीवर करते हैं। टाइम इन्वेस्टमेंट करते हैं इसमें हमारा टाइम इन्वेस्ट होता है। ठीक है, ठीक है। ठीक है, ठीक अब है। जब वो क्लाइंट देखता है कि अच्छा यार इन्होंने जो ऑडिट किया है ना मेरी वेबसाइट में, वाकईतन ये मसले हैं, और उस मसलों को कंपेयर किया है मेरे कंपेटिटर्स के साथ, ठीक है। कि यार मेरे कंपेटिटर्स के वेबसाइट्स में ये फीचर्स हैं और मेरी वेबसाइट में ये है ही नहीं, तो इन्होंने बड़ा अच्छा हाईलाइट किया है। मेरे लोकल मार्केट के कंपेटिटर्स को इन्होंने फाइंड आउट किया। अब इसमें अगेन कंपैरेटिव एनालिसिस आपको फ्री में करके देना पड़ेगा। ठीक है। ठीक है। तो जब वो क्लाइंट पूरी रिपोर्ट पढ़ेगा, वो कहेगा, वाकई एक्नॉलेज करेगा कि वाकई ये इश्यूज हैं, और ठीक है। एंड पे आपका प्रपोजल भी होगा। ठीक है। ठीक है। एंड पे आप उसको इनविटेशन दे रहे हो कि अगर आप, इफ़ यू फील लाइक वी शुड टॉक मोर, हियर इज़ द लिंक, कैलेंडली का लिंक लगा दें, अपॉइंटमेंट आपके पास आ जाएगी। आज वो आपको छुरा फेरते हैं। ठीक है। नहीं, इस तरह वर्ड नहीं कहना चाहिए। चौका तो पार्ट। ये तो डेफिनेटली तो ये वाला, ये भी एक बहुत इफेक्टिव एक टेक्निक है जो कि हम बिल्कुल। एम्प्लॉय करते हैं। तो इस तरह की और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम अपने स्टूडेंट्स को भी सिखाते हैं। डिपेंड करता है कि आप क्या सर्विस दे रहे हो। हर बिल्कुल। सर्विस के हिसाब से डिफरेंट क्लाइंट एक्विजिशन की स्ट्रैटेजीज हैं। तो सही वो है। हम कोशिश करते हैं कि अक्सर जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं ना, वो चीज़ें सिखा के, स्टूडेंट को सिखा के, पहली बात तो ये कि उनको ये गर्ज ही नहीं होती स्टूडेंट क्लास ले रहा है नहीं ले रहा, सीख रहा है नहीं सीख रहा, कितना उसका स्किल है। दूसरी चीज़ है कि वो अपने स्किल को सेल भी कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा, उसके पास वो रिक्वायर्ड स्किल सेट टूल्स हैं या नहीं है। हम अपने हर कोर्स में सोशल मीडिया मार्केटिंग भी सिखाते हैं, हम अपने हर कोर्स में फ्रीलांसिंग भी सिखाते हैं, हम अपने हर कोर्स में क्लाइंट कम्युनिकेशन भी सिखाते हैं। ये सारी चीज़ें हम सिखाते हैं ताकि वो बच्चा जब मार्केट में जाए तो उसको उसके बाद हर चीज़ हो। ठीक है। एज ए ट्रेनर, हाउ इज़ योर एक्सपीरियंस? पढ़ाना और दूसरे लोगों की हेल्प करना, दूसरे लोगों को एम्पावर करना, मेरा ये पैशन है, एंड दैट इज़ वन थिंग कि मैं बहुत इंजॉय करता हूँ। अच्छा। ठीक है ना। मैंने 5-5, 6-6 घंटे की क्लासेस भी करवाई हुई हैं। अच्छा। और मेरे कई स्टूडेंट्स ने मेरी 5-5, 6-6 घंटे की क्लासेस भी ली हुई हैं, और उसमें हम सब इंजॉय कर रहे होते हैं। हम कभी भी थकावट फील नहीं करते। ठीक है। ये वो क्लासेस होती थी, अभी भी होती हैं। खैर, स्टार्टअप मैनेजमेंट का जब हमारा बैच चलता है ना, उसमें हमारी 5-5, 6-6 घंटे तक क्लासेस जाती हैं। स्पेसिफिकली जो मेरी क्लास होती थी, अच्छा। ठीक है ना, उसकी रीज़न ये होती थी कि हम रियल टाइम केस स्टडीज़ देख रहे होते थे, ठीक है। हम रियल टाइम फिगर्स स्टैटिस्टिक्स को देख रहे होते थे। उसमें इंटरेस्ट डेवलप होता है। ठीक है। हम सिर्फ बुकिश बातें नहीं करते ना। जब आप प्रैक्टिकल ओरिएंटेड अपनी एक लर्निंग रखते हो तो उसमें मज़ा आता है, आपको पढ़ाने भी मज़ा आता है और स्टूडेंट को सीखने में भी मज़ा आता है। ठीक है। तो पढ़ाना मेरी एक एन्जॉयमेंट है एज अ ट्रेनर। तो मैं तो समझता हूँ कि मेरा ब्रेड एंड बटर अल्लाह ताला ने खुद ही इसके साथ अटैच कर दिया है, लेकिन ये मेरा पैशन था। तो इस चीज़ से एक चीज़ मैं बाकी लोगों को भी कहूँगा कि जो आपका पैशन है ना, आप उस चीज़ को इम्प्रूव करो। ठीक है। अल्लाह ताला आपको खुद उसके साथ रोज़गार आपको लगा देगा। दैट इज़ योर पैशन। ठीक है। लेकिन हाउ इज़ योर एक्सपीरियंस? एक्सपीरियंस से क्या आप मुराद ले रहे हैं? एक्सपीरियंस से मुराद ये है कि स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट करना। अच्छा, ठीक है। और स्टूडेंट का फिर बैक में रिस्पॉन्स बैक जो आता है, ठीक है, उसके ऊपर फिर उनकी डेडिकेशन, और सम टाइम आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं मोर, ऐसे ही है। एंड दे आर डूइंग लेस। एग्जैक्टली। समझ आ रही बात की? तो यहाँ पर जो है ना वो एक्सपीरियंस मिक्स रहता है हमेशा। अच्छा। ठीक है। डिफरेंट बैचेस, डिफरेंट लोग, डिफरेंट पर्सनालिटी के लोगों से आपको देखने को मिलता है, वास्ता पड़ता है आपका। कुछ लोग होते हैं जिनको माउस का क्लिक करना भी नहीं आता होता। ऐसा ही। ठीक है। कुछ लोग होते हैं कि जो, अच्छा, यही लोग होते हैं जो माउस क्लिक नहीं करना आता, ये सबसे ज़्यादा एक्सेल कर रहे होते हैं। हाँ। और कुछ लोग होते हैं जो इंतहाई नॉलेजेबल होते हैं, वो सबसे लेस कर रहे होते हैं कि वो अपने ऊपर इतने कॉन्फिडेंट होते हैं कि मैं लास्ट ओवर पे कर लूँगा। इस बात के पीछे आपको क्या लगता है कि क्या रीज़न है? इसमें प्रोक्रास्टिनेशन का सबसे बड़ा मसला है। जो जितना स्किलफुल होता है ना, वो उतना ही नैला दहला होता है। वो इतना ही, वो समझ लें कि सुस्त होता है वो। हाउ वी कैन माइनस दिस प्रोक्रेस्टिनेशन? क्योंकि आपकी नहीं, प्रोक्रास्टिनेशन आप उसके अंदर से, इसके तो वो मसला है। दूसरा ये है कि उसके माइंड में इतना कुछ चल रहा होता है, हर टाइम पे इतने आइडियाज आ रहे होते हैं कि वो कंसिस्टेंट नहीं रह पाता किसी एक चीज़ के साथ। ठीक है। ठीक है ना। और आप देखते हो कि फ्रीलांसिंग में हमेशा वो लेस स्किल वाला बंदा वो कामयाब हो जाता है। वो क्यों होता है? उसके पास एक ही स्किल होता है। हाँ जी। और वो उसके ऊपर डट जाता है। ऐसा ही है। और दूसरी तरफ एक बंदा जिसके पास 10 स्किल हैं जी, लेकिन वो कहीं भी नहीं बैठा होता,
मसला क्या है कि नॉइज़, उसके माइंड में इतनी चीज़ें आ रही होती हैं कि वो एक चीज़ 2 दिन करेगा, तीसरे दिन उसको छोड़ के तीसरी चीज़ पे लग जाएगा। ऐसे ही ये मसला है। यू नो कि आपका एक्सपीरियंस एज ए ट्रेनर बहुत अच्छा है माशाल्लाह, ठीक है, और स्टूडेंट्स मेरे ख्याल में आपको लाइक भी बहुत ज़्यादा करते हैं, ठीक है। आप जिस जो अभी आपने बात की है, आपका जो एक्सपीरियंस रहा स्टूडेंट्स के साथ, आप हमारे ऑडियंस को क्या मैसेज देंगे? क्योंकि हमारी ऑडियंस फ्रीलांसर्स भी हैं, बिगनर्स भी हैं, ट्रेनर्स भी होंगे इंशाल्लाह, और लर्नर्स भी हैं। तो क्या एज ए ट्रेनर क्या मैसेज देंगे? एज अ ट्रेनर आप जिस तरह आपने बताया कि हमारे देखने वालों में से स्किलफुल लोग भी हैं, ठीक है, डेफिनेटली और जो सीखना चाह रहे हैं वो भी हैं। जी, तो मैं समझता हूँ कि जो स्किलफुल लोग हैं ना, उनके ऊपर सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हैव यू गिवन बैक टू द सोसाइटी। जो आपने सीखा है, कि आपने सोसाइटी को वापस भी रिटर्न किया उसका, या नहीं किया, ठीक है, ठीक है ना। उसकी डेफिनेशन आप इस तरीके से बना सकते हो कि इफ़ यू नो वीडियो एडिटिंग, तो आपने कितने वीडियो एडिटर्स तैयार किए हैं, अच्छा, ठीक है, कितने आपने और लोगों को एम्पावर किया, कितने लोगों के चूल्हा जलाने में आपने उनको हेल्प आउट किया। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और इस गैप को गवर्नमेंट अकेले नहीं फिल कर सकती। स्किल्ड इंडिविजुअल के लिए बात स्किल्ड कर रहे हैं, ठीक है। इंडिविजुअल्स की बात कर रहा हूँ। हम अक्सर लोग ना छुपा के रखते हैं अपना स्किल, कि मैंने अगर इसको बता दिया तो ये कमाना शुरू कर देगा, तो ये बहुत बड़ा एक शैतान का हमला होता है हमारे ऊपर के, और उसमें आहिस्ता आहिस्ता आपकी कंट्री की इकोनॉमी और बहुत सारी चीज़ें नहीं है, बल्कि कोर्स सेल करते हैं। एग्जैक्टली ऐसी है। आप ठीक है, आप उसको चार्जेस रखो, राइट है। मैं इसके बिल्कुल नहीं कहता, आप रखो चार्जेस, आपको कि यार ये चार्जेस हैं, आप पे करो, मैं आपको स्किल सिखाता हूँ, और फिर आपका राइट है। हाँ, सिखाएं आप बिल्कुल उसको कहें, लेकिन सिखाएं तो सही, सिखाते हैं नहीं। ठीक है। अगर हमारा हर स्किल्डफुल फ्रीलांसर, चौथे नंबर पे हम फ्रीलांसर कंट्री हैं, हाँ जी, बिल्कुल, पूरी दुनिया में चौथे नंबर पे, अगर हमारे सारे फ्रीलांसर्स इस तरीके से, चाहे बेशक थोड़ी थोड़ी सी अमाउंट लेके सिखाना शुरू कर दें हमारी यूथ को, मोर देन 65% यूथ है हमारे पास। हाँ जी, बिल्कुल, चौथे नंबर पे फ्रीलांसर कंट्री के पास मोर देन 65% यूथ है, और उस 65% यूथ में से 31% अनएम्प्लॉयड है, और उन 31% में से भी ज़्यादा ग्रेजुएट्स हैं। अच्छा, ठीक है, और इन 31% में ज़्यादा फीमेल्स हैं। और ये वो कंट्री है जो कि दुनिया की 2 कंट्रीज़ के अंदर शामिल है, रशिया एंड पाकिस्तान, जहाँ पे फीमेल्स का आवरली रेट दुनिया में सबसे ज़्यादा। आप अंदाज़ा लगाएं कि आप किस वर्कफोर्स को तैयार करके कितना अपनी कंट्री की आईटी इकोनॉमी को आगे लेकर जा सकते हैं। सिर्फ एक चीज़ है, गिव बैक टू द कम्युनिटी। बेशक चार्जेस ले लो यार, सिखाओ लोगों को। तो मैं ये लेसन, खुल के सिखाओ। तो मैं, और कोई चीज़ छुपाओ नहीं, अल्लाह ताला तुम्हें और स्किल दे देगा। सही है, आपको अगले स्टेज पे ले जाएगा, ठीक है। लेकिन ये मेरा मैसेज पूरी व्यूअर्स को है, स्किल्ड इंडिविजुअल ख़ास तौर पे। एग्जैक्टली। अच्छा, अगर हम ज़ाहिर बात है, जब ऑनलाइन डिजिटल वर्ल्ड की बात करते हैं ना, तो स्कैम को हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। कभी आपके साथ स्कैम हुआ, और अगर हुआ तो कैसे उसको टैकल किया, और किस लेवल का स्कैम हुआ, और कैसे जो है ना वो हमारी जो यूथ है, हमारे बिगनर्स हैं, हमारे लर्नर्स हैं, तो कैसे इससे अवॉइड किया जा सकता है, कैसे इसे सेफ रह के चलते हुए हम अपनी जर्नी को कीप गोइंग रख सकते हैं? स्कैम मैं अगर अपनी हिस्ट्री में देखूँ ना, तो मेरे साथ एक दफ़ा हुआ है। अच्छा, जिसको मैं रिकवर ऐसा सच नहीं कर सका। बाकी जितनी दफ़ा भी हुआ ना, ई कॉमर्स में शॉपिंग करते हुए या इधर उधर, तो मैंने कभी भी किसी मतलब मैंने देखा है कि मैं कहाँ से शॉपिंग कर रहा हूँ और उसका क्या, मतलब मैं वहाँ से बैक ऑफ कर जाता हूँ जहाँ मुझे लगता है कि ये थोड़ी सी गेम गड़बड़ है, ठीक है ना। अदरवाइज आप जब किसी अच्छे प्लेटफॉर्म से शॉपिंग करते हो, लाइक दराज है फॉर एग्जांपल, तो दराज पे अगर आपके पास कोई स्कैम होता भी है ना, तो यू नो सम रूल्स के, जब आपने पैकेज ओपन करना है तो उसकी वीडियो पूरी बनानी है आपने, अच्छा, पैकेज ओपन करते हुए की, ठीक है, और फिर आपने प्रोडक्ट परचेज करते हुए देखना है कि इसकी वारंटी की कवरेज क्या है, ठीक है। ये सारी चीज़ें अगर आपके माइंड में है तो आपको कभी भी इशू नहीं होगा, ठीक है, ठीक है। लेकिन मुझे पता है कि एक इंस्टीट्यूट था, मैं उसका नाम तो नहीं लूँगा, अभी भी वो इंस्टीट्यूट चल रहा है और वो आरफा करीम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क में बैठा है अभी। अच्छा, उन्होंने गवर्नर हाउस के अंदर किसी और प्रोग्राम का कोई एक प्रोग्राम किया साइबर सिक्योरिटी के ऊपर, अच्छा, ठीक है, किसी और नाम के तहत। उसकी उन्होंने मार्केटिंग स्टार्ट कर दी कि हम जनाब पेनिट्रेशन टेस्टिंग और साइबर फोरेंसिक्स और पता नहीं क्या क्या हम कोर्सेज करवा रहे हैं ना।
तो वो उन्होंने स्टार्ट किया। अब उसके अंदर उन्होंने नाम भी ऐसा रखा हुआ था कि जिससे वाइब आती थी कि ये गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूट है, और उसमें गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर साहब, हमारी डिजिटल इंस्टीट्यूट ऑफ पाकिस्तान को अक्सर लोग समझते हैं। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि उन्होंने सरवर साहब उस टाइम गवर्नर पंजाब थे, तो अब उनका इवेंट उन्होंने एक गवर्नर इवेंट में आ जाए तो मतलब आपने किसी भी चीज़ का इवेंट कराया, आप उसकी तस्वीर लगा रहे हो, किसी को क्या पता ये तस्वीर किस चीज़ की है। ठीक है, अच्छा वो तस्वीर वो मार्केट की उन्होंने, और अच्छे खासे स्टूडेंट्स आए, और एक बड़ा मैसिव स्कैम किया उन्होंने लोगों के साथ। अच्छा, कोर्सेज के अंदर इनरोलमेंट्स करवाई, 5-6 हज़ार रुपये के कोर्स की प्राइस रखी उन्होंने, प्राइस भी बहुत कम, ऑनलाइन था सारा कुछ। तो ये एक बहुत बड़ा एक स्कैम किया उन लोगों ने। अच्छा, और उसके बाद उस स्कैम और जब उनके टीम मेंबर्स तक हमने अप्रोच किया ना, जब हमने गवर्नर हाउस तक कॉल करके बात की और उनको बताया कि ये इस तरीके से हुआ है, तो उन्होंने एक्नॉलेज किया कि ये इस ऑर्गेनाइजेशन के तहत ये प्रोग्राम नहीं था, ये फलां ऑर्गेनाइजेशन के तहत ये प्रोग्राम था। तो उन्होंने भी बड़ा एक्शन लिया इसके ऊपर। अच्छा, एट द एंड क्या हुआ कि इन ये जो इंस्टीट्यूट है, जो आजकल अभी भी इनरोलमेंट्स ये लोग कर रहे हैं, ठीक है, तो ये ब्लेम गेम करना शुरू कर दी इन्होंने। तो सर लगे हाथ वो नाम ही बता दें। देखें, उसकी जो ऑर्गेनाइजेशन तब उसका नाम था ना, वो था NCTP। इसका प्रोनाउंसिएशन, इसका पूरा एक्रोनिम जो है वो, इसका पूरा जो फुल फॉर्म है, फुल एब्रीविएशन, वो तो आप ऑनलाइन लुकअप कर सकते हैं। इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन का भी नाम पता चल जाएगा आपको। ठीक है। तो वो मेरे ख्याल है वो एक बहुत बड़ा स्कैम था जो कि मंजर-ए-आम पे नहीं आया। बहुत बड़ा स्कैम था, और उसके बहुत ज़्यादा शवाहिद आपको मिलेंगे ऑनलाइन। उन लोगों के कमेंट्स, मेरे कमेंट्स, बहुत सारे लोग, हमने बहुत ज़्यादा इस चीज़ को नहीं किया क्योंकि उन्होंने मतलब एक मैसिव लेवल पे उन्होंने ये चीज़ की थी। बट ये है कि हमारे यहाँ लोगों को ना ये चीज़ कर दी जाती है, अक्सर इस तरह के स्कैम्स जो हैं वो हो जाते हैं। स्कैम नॉर्मल बात है, नॉर्मल बात है पाकिस्तान में। यू कैन ईजिली गेट अवे विद इट। आप अथॉरिटीज़ को थोड़ा सा खिला दो, हाँ जी, ठीक है ना, आप आराम से बड़े से बड़ा स्कैम करके भी निकल जाओगे। आप किसी बंदे को स्कैम करके बैंक में पैसे मंगवा लो, बैंक कुछ नहीं कहेगा आपको। बैंक क्या कहेगा, उस कस्टमर को कहेगा कि आपने किया ना ट्रांजैक्शन, हाँ जी, आपने अपनी मर्जी से किया, आपने अपनी मर्जी से किया ना, जी जी, ठीक है। वो कहेगा यार मुझे उन्होंने कन्विंस किया है, हाँ जी, मेरे पर उन्होंने साइकोलॉजिकल टेक्निक्स लगाई हैं, हाँ जी। बैंक कहेगा सर आपने किया ना ट्रांजैक्शन, वी कैन डू नथिंग। लास्ट टाइम इस सर्दियों में ब्रदर के साथ मैं बैठा हुआ था, उसको ना वो पसंद आ गए 2 जैकेट्स ना, उसने 2, एक पसंद आया था, उसने कहा कि रमज़ान भाई आप भी कर लेना। वो 2 की बजाय ना 3 हमने कर लिए। अब उसको क्रेज़ था, वो ना सेल लगी हुई थी वहाँ पे, वो सेल के चक्कर में ना हमने ज़्यादा कर लिया। अब वो आज तक डिलीवर नहीं हुआ। मैंने कॉल की बैंक को कि इस तरह करके हुआ, उन्होंने कहा सर आपने अपनी मर्जी से किया है ना, एग्जैक्टली तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो पाकिस्तान में कंज्यूमर कोर्ट्स का जो हाल है ना वो ये है, ठीक है। तो इसमें फिर यह है कि मैं समझता हूँ कि हमें DIP के प्लेटफॉर्म पे ना इंशाल्लाह हमारे करीब आ रहे हैं कि जिसमें हम ना बड़ी डिटेल में स्कैम्स के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। उसमें मेरे ख्याल अवेयरनेस देने की ज़्यादा ज़रूरत है, रादर देन ये कि आप इस विद अथॉरिटीज़ का काम है ना कि इन चीज़ों को कट ऑफ करना। हमारा काम हम जो लोग हैं, हमारा काम है लोगों को अवेयरनेस देना, लोगों को वो इंडिकेटर्स बताना कि कैसे आप डिटेक्ट कर सकते हो कि ये जो बिजनेस है ये स्कैम है या नहीं है, स्कैम से बचना कैसे है, ठीक है। तो ये चीज़ें हमारे एंड पे हैं और हमें ये पार्ट प्ले करना चाहिए। अच्छा, द लास्ट क्वेश्चन बट वेरी मच इम्पोर्टेंट, ड्यूरिंग दिस वर्स्ट political inflation, political scenario, whatever you can say, do you think we will be able to grow more in this digital world? अभी जो सिचुएशन हमारी चल रही है ना उसमें तो मुश्किल नज़र आता है। एक तो उसमें पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बहुत बड़ा मसला है पाकिस्तान का। एक गवर्नमेंट आके कोई टेक्नोलॉजिकल या सॉफ्टवेयर के वाले से, IT के वाले से जो इनिशिएटिव्स लेती है, अगली गवर्नमेंट आके उसको कंटिन्यू ही नहीं करती कि उसके नंबर चले जाएंगे। दूसरा आपका सबसे बड़ा मसला एनर्जी क्राइसिस का है, ठीक है। आपके मुल्क में जब घंटों लोड शेडिंग चलेगी, एनर्जी क्राइसिस चलेगा, तो कैसे यहाँ पे इंडस्ट्रीज थ्राइव करेंगी? सही है। तीसरा मसला हमारा एकेडेमिया और इंडस्ट्री के दरमियान कम्युनिकेशन ही नहीं है। इंडस्ट्री को जो बच्चा मिल रहा है वो उसके मय्यार के मुताबिक ही नहीं है जी। एकेडेमिया को ये नहीं पता कि हमने बच्चा कैसे तैयार करना है जी, ठीक है, जो जाके इंडस्ट्री में जाके काम करेगा जी, ठीक है ना। चौथी चीज़ है आपकी अनएम्प्लॉयमेंट। इंडस्ट्री है नहीं,
यूनिवर्सिटी से आप बच्चे निकाली जा रहे हैं, एक यूनिवर्सिटीज़ का बिजनेस बना हुआ है पूरे पाकिस्तान में, ठीक है, लाखों रुपए, ठीक है, 10, 12, 15 लाख रुपए, करोड़ों रुपए लगा के आप बच्चों को एजुकेट कर रहे हो। अभी आपने लास्ट टाइम मुझे कहा था कि थोड़ा सा पीछे इसी पॉडकास्ट में कि मैं पेरेंट्स को ये कहूँगा, आपके अल्फाज में कोट कर रहा हूँ, कि मैं पेरेंट्स को ये कहूँगा कि अपने बच्चों को ग्रेजुएशन लाजमी करवाएं। एंड नाउ यू आर सेइंग कि यूनिवर्सिटी जो है वो आउटपुट नहीं दे रही ठीक जो रिक्वायर्ड है, देन वाई शुड अ पेरेंट? देखें, इशू तो है इसमें, नीड को तो आप माइनस नहीं कर सकते ना। एक जगह पे अगर खाना अच्छा नहीं मिल रहा मयारी, पूरे मुल्क में वो सिचुएशन है, तो वहाँ पे लोग खाना छोड़ेंगे तो नहीं ना खाना, ठीक है, खाना तो उन्होंने खाना ही खाना है। इसी तरीके से एजुकेशन एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो आपने हासिल करनी है, बट द थिंग इज कि जो एजुकेशन आप दे रहे हो जी, वो इंडस्ट्री के डायनामिक्स के मुताबिक उसके क्राइटेरिया को फुलफिल कर रही है या नहीं कर रही। दैट इज़ अ क्वेश्चन कि जो पॉलिसी मेकर्स को आंसर करना चाहिए जी, ठीक है। तो एक तरफ ये मसला है, फिर अगला मसला ये कि अपॉर्चुनिटीज़ नहीं, इन्वेस्टमेंट नहीं है, आपके यहाँ स्टार्टअप्स का कल्चर नहीं है, ठीक है। तो जब ये सारे इश्यूज आपके पास आएंगे, फिर जब आपके हम ज़रा सा कोई पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है, ठीक है, आपके इंस्टीट्यूशंस के दरमियान में पॉलिटिकल राइवलरीज जब होती हैं, आप पूरे का पूरे मुल्क का इंटरनेट बंद कर देते हो, ब्लैकआउट कर देते हो, और फाइवर आपके फ्रीलांसर्स के ऊपर लिखता है कि भाई इस बंदे को आके जॉब ना देना, ये बंदा काम पे डिलीवर नहीं कर पाएगा। ऐसे ही आप अगर एक दुकान पे लगा दो, दूध वाली दुकान पे, कि भाई हो सकता है कि आज हमें दूध की फ्रेश सप्लाई नहीं मिली, तो हो सकता है कि आपको दूध जो मिले वो थोड़ा सा ख़राब हो या ख़राब होने के करीब हो जी जी जी, जस्ट बिकॉज कि हमें दूध की सप्लाई फ्रेश नहीं मिल पाई, तो आप वहाँ जाके ख़रीदोगे वहाँ से दूध। एक तो ये कि मैं ख़रीदूंगा भी नहीं, दूसरा यू नो के द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज़ जैसे ही वो मैसेज डिस्प्ले हुआ है ना, बिल्कुल हमारी विजिबिलिटी हो जाती है डाउन। एग्जैक्टली, फाइवर रिकमेंड ही नहीं करता। बिल्कुल। तो वो अब जिसने इतनी मेहनत से ऊपर फर्स्ट पेज पे लेकर आया हुआ है, और यू नो कि कंपटीशन भी इतना ज़्यादा है, और जैसे ही वो इन्फ्लेशन ये मामलात हुए हैं पॉलिटिकल, अब वो मैसेज डिस्प्ले हुआ फाइवर की तरफ से, वो सारी विजिबिलिटी क्या आ गई है, पता नहीं किस पेज पे चली गई। अब इस सिचुएशन में हमारे लिए बड़ा टफ है कि हम ये बात कर सकें कि हम इंडिया, बांग्लादेश, ये जो हमारी साउथ एशियन जो एक पूरी कंट्री है आईटी की, इसको कम्पीट कर सकें। इसको कम्पीट भी, आउट कम्पीट करना तो दूर की बात है, अच्छा कंपटीशन में भी आ सकें, ये भी हमारे लिए बड़ा मुश्किल है। ठीक है, तो जब तक ये इश्यूज रिजॉल्व नहीं होंगे, जब तक ये इनके ऊपर बाकायदा तौर पे गवर्नमेंट की तरफ से और इंडस्ट्री की तरफ से बाकायदा तौर पे कोई एक कोलैबोरेटिव मेजर्स नहीं लिए जाएंगे, तब तक मैं समझता हूँ कि बहुत मुश्किल है हमारे लिए। अच्छा सर, ये वैसे तो मेरा लास्ट क्वेश्चन था, लेकिन वो फ्लो में जो है ना एक और क्वेश्चन भी बन रहा है कि अब ये तो हम इसको रिकवर नहीं कर सकते जब तक ये हमारे पॉलिटिशियंस हैं ये ना सुधर जाएं, ठीक है, लेकिन अपने एंड पे बीइंग अ फ्रीलांसर हम कैसे इसको टेक ओवर कर सकते हैं, कैसे अपना यू नो कि हमने तो अपनी ज़ाहिर बात है मिडिल क्लास लोग हैं और अपने आप को सर्वाइव करना है, इसी सिचुएशन में सर्वाइव करना है, तो क्या करना चाहिए इसमें? देखें, जिस तरह हमने पहले स्टेटिस्टिक्स के ऊपर नज़र डाली कि वी आर 4th लार्जेस्ट फ्रीलांसर कंट्री विद 65% यूथ, ठीक है, तो पोटेंशियल है हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह। तो स्मॉल चेंज बड़ा डिफरेंस ला सकती है अगर वो कलेक्टिव हो तो, ठीक है। तो जितने हम फ्रीलांसर्स या जितने हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह एक स्किल्ड फोर्स है, ठीक है, ब्रेन ड्रेन है हमारे पास, कई लोग हैं जो मुल्क छोड़ के बाहर जा रहे हैं, ब्रेन ड्रेन हो रहा है हमारे पास, बट स्टिल पाकिस्तान में कई लोग मौजूद हैं कि अगर इनको एक कलेक्टिव इनको एक प्लेटफॉर्म पे लेके आया जाए, अच्छा ठीक है, एक माइंडसेट दिया जाए, एक उनको सोच दी जाए कि आपने अपने इर्द गिर्द जो यूथ हैं, आप एक मोहल्ले में रहते हैं, आप अपने मोहल्ले में एक बैठक में एक छोटा सा IT हाउस खोल लो, ट्रेनिंग सेंटर खोल लो, उसके नॉमिनल से चार्जेस आप रख लो, और अपने मोहल्ले के जो मैट्रिक के बच्चे हैं, FSC के बच्चे हैं, उनको आप सिखाना शुरू कर दो, ठीक है। इसमें गवर्नमेंट्स को भी ये करना चाहिए कि आप ऐसे इंक्यूबेटर्स बनाओ। गवर्नमेंट तो पॉलिटिकल सिचुएशन की वजह से ऐसे ही फारग है ना, देखिए उनके पास बजट है ना, उनके पास इन्वेस्टमेंट है, हमारे पास क्या है, हम अपने गली मोहल्ले, मैं समझता हूँ कि हम अपने गली मोहल्ले की सतह पे इसको आम कर दें, लोगों को स्किल सिखाना शुरू कर दें गली मोहल्ले की सतह पे। आप जिस गली मोहल्ले में रहते हैं वहीं पे एक छोटी सी बैठक में स्किल सिखाना स्टार्ट कर दें,
एंड आई थिंक दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू डू इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। तो इससे बड़ा डिफरेंस आएगा। तो मेरे ख्याल है जितना पार्ट हम प्ले कर सकते हैं हमें उतना प्ले करना चाहिए, रादर देन ये कि हम हमेशा रोते रहें, क्रिटिसाइज करते रहें। ठीक है। हम प्रैक्टिकल लोग हैं, तो प्रैक्टिकल लोगों को प्रैक्टिकल काम ही करने चाहिए और सही है। अपनी इस्तात के मुताबिक करने चाहिए, एंड बिग प्रोमिसेस नहीं करने चाहिए। सही है। तो इंशाल्लाह जितना हमारी कॉम्पिटेंसी है, जितना हमारे पास स्पेस है, उसमें हम इंशाल्लाह काम करेंगे। थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं अगले एपिसोड में। अल्लाह हाफिज़।